Assalamu alaikum. I, Sobia Kiran, welcome you all to the platform of Soul Healing Foundation. Soul Healing Foundation is a mental health awareness organization which focuses on spreading awareness about mental health issue. Its aim is to aware people about the significance of mental health as it is an undeniable fact that mental health play a crucial role in maintaining physical health of a person. Soul Healing Foundation is providing a spectrum of services regarding psychological health, which includes mental health awareness campaigns, free workshops and awareness sessions, online counseling and psychotherapy services. एंजाइटी जिसे आम जुबान में बेचैनी कहा जाता है, ये क्या है और ये किस वजह से हो सकती है? इस ज़बरदस्त से टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस एरम बीनी। शी इज़ a renowned clinical psychologist, online therapist and counselor, pharmacist, astrologist and spiritual healer. Since 2004, she worked as a clinical psychologist at Railway General Hospital and with ANF. Currently, she is providing volunteer online counseling services to community on the behalf of Fatma Jana Women University during COVID-19 and lockdown situation. She is also running her own clinic in Rawalpindi as well. We welcome you, ma'am, to our platform. Assalamu alaikum everyone, and thank you so much, Sophia and Soul Healing Foundation for giving me this opportunity कि मैं यहाँ पे आऊँ और इतने हसास टॉपिक एंड बल्कि we all are in dire need of कि हम समझ सकें एंजाइटी क्या है और इस पेंडेमिक के थ्रू हमें एंजाइटी की कौन सी मैनिफेस्टेशंस देखी हमने और उन्हें कैसे ठीक करना है और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपने दिल की बात कह सकूँ. यू वेलकम मैम एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इस सवाल से कि एंजाइटी क्या है और उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी. सबसे पहले reason why I have chosen this topic. Number one, depression. Yes, it's very common. It's devastating. हमारी जिंदगियों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, हमेशा से है, रहा है. हर कोई, हर every other individual is suffering from depression, stress and depression. एंजाइटी के बारे में हम उतनी खुल के बात नहीं करते, ये शायद हमारा अवेयरनेस लेवल उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए. और एंजाइटी है क्या? एंड स्पेशली व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैं कॉल्स ले रही थी पेशेंट्स की, क्लाइंट्स की, वो जो कि कोरोना की वजह से हुए, जिनकी जिंदगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे सफर की. तो एक चीज मैंने देखा कि सबके अंदर एंजाइटी की थीम ज्यादा थी. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हेल्थ एंजाइटी, जनरलाइज्ड एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, ये सारी की, ये मैं डिसऑर्डर्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो कॉल्स आई वो फुल फ्लेज उन सिम्टम्स को मैनिफेस्ट करती थी जो DSM 5 के क्राइटेरिया पे उतरती थी. तो अगर इसको मैं इस लेवल पे बात करूं कि एंजाइटी के कुछ सिम्टम्स हम सबके अंदर डेवलप हुए और काफी ज्यादा वो विद द पैसेज ऑफ टाइम माइल्ड टुवर्ड्स मॉडरेट एंड मॉडरेट टुवर्ड्स क्रॉनिक चलते गए. इसी तरह और भी जो एंजाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उसको भी इस पेंडेमिक ने जन्म दिया है. तो इसलिए बहुत बेहतर है कि अब हम इस टाइम पीरियड पे इस चीज को रियलाइज करें कि व्हाट इज एंजाइटी एंड हाउ टू मैनेज इट. और इसका करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें हमारी डेली फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है इस पेंडेमिक में, जहां हर चीज फिजिकल से ऑनलाइन आ गई. वहां पे क्या हुआ कि हमें कोप अप नहीं आ रहा, हम एंक्शियस ज्यादा हो रहे हैं, हम स्ट्रेस्ड आउट ज्यादा फील कर रहे हैं, हम इरिटेबल ज्यादा फील कर रहे हैं. So it is a dire time to discuss about anxiety. So this was a little introduction. So let's get started with my presentation. Anxiety. If you could move to the next page. By the end of this presentation, inshallah, anxiety का concept आपको पता चल जाएगा. मैं यहाँ पे दो theorist हैं, दो behavioral theorist, एक एल्बर्ट एलिस, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अबाउट एंजाइटी, एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के हवाले से एरन बैक के कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ या मॉडल ऑफ एंजाइटी को डिस्कस करूंगी. एंड बाय द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह आपको ये भी पता चल जाएगा व्हाट आर द डिफरेंट कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल टेक्निक्स एंड अदर जनरल टेक्निक्स टू काउंटर योर एंजाइटी. सो बिफोर स्टार्टिंग विद माय टॉपिक, अगर आप इस शेक्सपियर की इस लाइन को पढ़ें, इस एक लाइन को पढ़ें, तो आपको बहुत अंदाजा हो जाएगा कि देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड.
but thinking makes it so. सो ये एक पूरा फलसफा है विलियम शेक्सपियर की, मैं समझती हूँ इस बात के अंदर ये सारा फिनोमेना छुपा हुआ है कि आप जो सोचते हो वो ही, मतलब अच्छा बुरा कुछ नहीं है, आपकी थिंकिंग उसको बना देती है। एक ही माँ के दो बच्चे हैं और दोनों का एक ही घर में परवरिश और एक ही तरह के माहौल में उनको सारा सिलसिला मिला है। वो दोनों एक सिचुएशन से गुजरते हैं। अब एक का थिंकिंग प्रोसेस क्या है कि उसको वो सिचुएशन एंशियस नजर आती है, वो सिचुएशन मुश्किल नजर आती है, उसमें उसकी एक्सेसिव वरी हो रही है, वो उस चीज को काउंटर नहीं कर सकता। और एक दूसरा वही बच्चा है कि वो जो उस मामले को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। तो यानी यहाँ पे दोनों का थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, वो कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ, उसके अंदर क्या इश्यूज हुए, गुड और बैड एक सिचुएशन को उन्होंने कैसे देखा। तो यानी अच्छा बुरा कुछ नहीं, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको अच्छा या बुरा बना देता है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एंजाइटी है क्या बेसिकली? एंजाइटी इज अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। आप हम डेली बेसिस पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से गुजरते हैं। डेली में दिन में कितनी दफा हम एक्सपोज होते हैं टूवर्ड्स अ थ्रेट और अ डेंजर। लाइक इसी जो एक क्लासिक एग्जांपल है वो ये है कि आप जंगल में से गुजर रहे हो, अचानक शेर सामने आ गया, तो वहां पे आपके बॉडीली रिस्पॉन्सेस क्या होंगे? फाइट और फ्लाइट। या शेर देख के उसके साथ फाइट करो या फिर वो वहां से भाग जाओ। अब इसमें क्या हुआ, मैं खैर इतना वो साइंटिफिक या पैथोलॉजिकल या वो जो उसकी एनाटॉमी है उसमें नहीं जाऊंगी कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वहां पे ऑन हो गया। अगर आपकी कोपिंग स्किल्स बेहतरीन है तो आपकी एंजाइटी का बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होगा? आप फाइट करोगे। दूसरा रिस्पॉन्स क्या होगा? आप भागोगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये फाइट और फ्लाइट रिएक्शन ये मतलब खत्म हो जाएगा जब आपका वो स्ट्रेसर जो है वो एक साइड पे हो गया, आपने उसके साथ डील कर लिया, ओके एंजाइटी इज ओवर। लेकिन ऑन द अदर हैंड क्या होगा जब ये एंजाइटी बगैर किसी सिग्नल के आपका, बगैर किसी थ्रेट के आपका दिमाग आपको सिग्नल दे रहा है कि देयर इज अ कंटिन्यूअस वरिंग सिचुएशन। यानी अब यहाँ पे तो इस सिचुएशन में मेरी पहली एग्जांपल है उसमें शेर सामने आया, लेकिन एंजाइटी क्या होगी, क्रॉनिक एंजाइटी क्या होगी या पैथोलॉजिकल एंजाइटी क्या होगी? हम बात करेंगे पैथोलॉजिकल एंजाइटी के बारे में कि जहां पे आपके सामने स्ट्रेसर उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन आपका दिमाग आपको सिग्नल कॉन्टिन्यूस दे रहा है कि देयर इज अ थ्रेट, फियर, टेंशन, प्रॉब्लम, कॉन्टिन्यूस वेरिंग। हम उसको उसके बारे में डील करेंगे। प्लस एक सिचुएशन में जब आप एक टाइम पीरियड आया, आप 6 मंथ से ज्यादा हो गए, तो वहां पे क्या वो जो है वो पैथोलॉजिकल, और वहां पे आपकी बॉडीली चेंजेस सर से पांव तक क्या क्या आती है, हम आगे चल के प्रेजेंटेशन में उसको भी करेंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि एंजाइटी क्या है। आपने एक नॉर्मल थ्रेड देखा, उस पे आपके बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिएक्शन एक्टिवेट हुआ, आपने उस पे एक्ट आउट किया और आपकी एंजाइटी रिकवर हो गई। लेकिन और अब मजीद अगर हम इसमें चलेंगे टाइप ऑफ एंजाइटी क्या है। एक होगी नॉर्मल एंजाइटी जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से गुजरे और आपने सारे मामला देखे, उसमें क्या हुआ कि आपकी अडेप्टिव स्किल्स आई, आपने क्या किया, आपने उसका प्लानिंग किया, आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी, ये नॉर्मल एंजाइटी, आपका स्ट्रेस रिजॉल्व हो गया। पैथोलॉजिकल एंजाइटी क्या है? आपकी बॉडीली चेंजेस, आपकी कॉग्निशंस, आपकी जो पुअर परफॉर्मेंस उसमें आ गई। आपने उसको क्या करना था, आपके जो प्रॉब्लम आपके सामने आया आपने उसको देख के उस पर फौरन एक्ट आउट करना था, एडाप्टिव स्किल्स अपनी शो करनी थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने उसमें पुअर परफॉर्मेंस दी। लाइक अब एक सोशल एंजाइटी की अगर एक सिचुएशन हो, एक बच्चा है उसको प्रेजेंटेशन देनी है, प्रेजेंटेशन एक दूसरा बच्चा होगा वो आएगा प्रेजेंटेशन देगा बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली, उसने रिएक्ट किया, शो किया, वो चला गया। ऑन द अदर हैंड एक एंशियस चाइल्ड, लाइक एंशियस स्टूडेंट है, उसने क्या किया, आया और उसने जब सिचुएशन को देखा तो उसकी ट्रembling स्टार्ट हो गई, उसकी आवाज हलक में से उसे फील होना शुरू हो गया, खुश्क हो गई है, उसे कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो गया, तो उसकी परफॉर्मेंस पुअर हुई। या उसने वो सिचुएशन अवॉइड कर दी, उसने अपने टीचर से एक्सक्यूज कर दिया कि मैं इस वक्त आई एम नॉट रेडी टू प्रेजेंट दिस टॉपिक, मैं इसको लेटर ऑन करूंगा। या उसने इतनी पुअर परफॉर्मेंस दी कि उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आ गए और इस चीज को लेके फिर वो परसिस्टेंटली चला। ये जो है पैथोलॉजिकल एंजाइटी, ये जन्म देती है आगे एंजाइटी डिसऑर्डर को। सो नेक्स्ट अगर हम चलें तो
प्राइमरी एंजाइटी है एंड सेकेंडरी एंजाइटी है। प्राइमरी एंजाइटी है, ये आप कह सकते हो कि प्राइमरी जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनमें जो एक्सपीरियंस की जाती है ये वो प्राइमरी एंजाइटी है। एंड सेकेंडरी वो है जो सब्सटेंस अब्यूज होती है, लाइक वो लोग जो अल्कोहल, जो हशीश या तो दूसरे जो नशा आवर सब्सटेंस है उसको यूज करते हैं, उसकी वजह से जो उनको एंजाइटी फील होती है वो भी एक एंजाइटी की टाइप है। फिर मेडिकल कंडीशन है, लाइक जैसे कार्डिक जो डिजीजेस हैं, मायोकार्डियल इंफाक्शन हो गया, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, इसके अंदर जो एंजाइटी फील की जाती है वो भी मतलब यहाँ पे इस पूरा जो प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी एंजाइटी है उसका बताने का ये मकसद है कि प्राइमरी एंजाइटी वो है जो आप विदाउट इंटरवेंशन ऑफ या कोमॉर्बिड ऑफ किसी सब्सटेंस अब्यूज या मेडिकल कंडीशन या कोई भी साइकेट्रिक कंडीशन की आप फील करो। और जो सेकेंडरी एंजाइटी है वो कॉज होती है ड्यू टू सब्सटेंस अब्यूज, मेडिकल कंडीशन, किसी न किसी तरह से भी कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन है, जैसे मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म, मायोकार्डियल इंफाक्शन की बात की। और दूसरा जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के थ्रू जो आप जब आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही होती रिलेशनशिप्स में, तो उसके थ्रू जो आप एंजाइटी, इसको हम मजीद आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सिम्टम्स अब क्या हैं एंजाइटी के? अगर हम कॉग्निटिव सिम्टम्स की बात करें तो आप देखेंगे कि 3 लेवल्स पे ये एंजाइटी जो है वो ऑपरेट हो रही होती है। कॉग्निटिव यानी इसका ताल्लुक है आपके थिंकिंग प्रोसेस से, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू फील। दूसरा आ गया फिजियोलॉजिकल, यानी बॉडी ने उसकी क्या मैनिफेस्टेशन दी। तीसरा आ गया बिहेवियरल, आपने किया क्या जब आपको एंजाइटी हुई। कॉग्निटिव इज आपने सोचा क्या, फिजियोलॉजिकल इज के बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आने शुरू हो गई, एंड बिहेवियरल कि आपने उस एंजाइटी के ऊपर एक्ट आउट कैसे किया। अब जो कॉग्निटिव है इसमें क्या होगा कि आपको रिपीटेटेड थॉट्स आनी शुरू हो जाएंगे, एक्सेसिव वरी है। प्रोसेसिंग बाइसनेस, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, आपको जो इवेंट मिल रहा होगा, आप उसको एज इट इज प्रोसेस करके उसकी मेमोरी दिमाग में नहीं बनाते, बल्कि उसके साथ अपनी जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं वो अटैच करते हैं, और इसके ऊपर भी हम आगे चल के बात करेंगे। हम ऐसी सिचुएशन में या बहुत ज्यादा प्लानिंग करने शुरू हो जाते हैं जब हम किसी थ्रेटफुल सिचुएशन में से गुजर, या हम बिल्कुल भी प्लानिंग करने के काबिल नहीं होते, हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते व्हेन वी एक्सपीरियंस एंजाइटी। और हम फ्यूचर प्रोडिक्शन ये करते हैं कि बस सब कुछ बुरा ही होगा, अच्छा होने वाला ही नहीं है, सब कुछ जो भी होने वाला है बुरा होने वाला है। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और इरेशनल फियर्स एंड ड्रेड, अनकंट्रोलेबल ऑब्सेसिव थॉट्स, ये सारी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जब हम एंजाइटी को करते हैं। फीलिंग एज दो वन इज गोइंग क्रेजी, यानी चीजों के ऊपर से जब कंट्रोल खत्म होने शुरू हो जाता है तो बंदे को लगता है कि बस उसकी सेंसेस उसके काबू में नहीं है, पागल होने वाला हूं मैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं, लाइक आप नर्वस फील करते हैं, आप टेंस फील करते हैं, रेस्टलेस फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है बस खतरा है, इसमें पैनिक हो जाएंगे और आप इस सिचुएशन में से निकल ही नहीं सकते। आपकी हार्ट रेट, आपका दिल सीने में धड़कता हुआ, या समटाइम्स जैसे मुझे क्लाइंट्स अक्सर बताते होते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे दिल गिरने वाला है अंदर, मतलब जैसे कहीं ना कहीं बह जाएगा, गिर जाएगा, या हलक में दिल का आ जाना, ये इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होंगी। ब्रीदिंग कि जब इशू होने लगते हैं, लैक ऑफ ब्रीदिंग होने लगती है, तो लोग अक्सर हाइपर वेंटिलेशन यानी तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं उसे काउंटर बैक करने के लिए, हालांकि उसका बेस्ट वे आउट क्या है कि आप डीप ब्रीदिंग करें। स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, फीलिंग वीक और टायर्ड, ट्रबल कॉन्सेंट्रेटिंग, ये इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। दूसरा है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाती हैं, सोमैटिक डिस्ट्रेस होने शुरू हो जाता है, बिल्कुल लगता है कि बॉडी में से जान निकल गई, बॉडी के सर से लेकर पाँव तक आपको ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल वीक है, डिजी है, फटीक होने शुरू हुई। बिहेवियरल सिम्टम्स की अगर हम बात करें, एक्स इंतहा की रेस्टलेसनेस और बेचैनी और घबराहट होनी शुरू हो जाती है, सुकून से बैठा नहीं जाता। ये वो रिप्रेजेंटेशंस हैं जो मेरे क्लाइंट्स मुझे अक्सर मैनिफेस्ट करते हैं, और मैं उनको नोट डाउन कर रही होती हूँ, तो मैं ये वो सारी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। दुनिया को छोड़ दिया, हट गए, खामोश हो गए, कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर दिया,
कोई छोटे से छोटा टास्क हो, बड़े से बड़ा टास्क हो, आपसे नहीं हो पाता। लाइक आपके ऊपर एक है कि इतने से इतने बजे आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है, असाइनमेंट देनी है, या कोई भी टास्क आपको इस विद इन गिवन टाइम के अंदर करना है। आपकी एंग्जाइटी की वजह से आपसे वो नहीं हो पाता, हाथ पांव फूलने लगते हैं, ऐसे लगता है जैसे पेन भी आप पकड़ रहे हो, लिख रहे हो, तो आपसे लिखा नहीं जाएगा। इरिटेबिलिटी, बेचैनी और घबराहट की भी इंतहा होने शुरू हो जाती है। रिफ्लेक्स आपके बहुत ज्यादा, मैंने अक्सर लोगों के हाथ पाँव में बहुत ज्यादा मूवमेंट आनी शुरू देखी, जैसे ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेजरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। हर सिम्टम बहुत ज्यादा, और वो उसकी ऐसी मैनिफेस्टेशन होती है कि आपको सामने नजर आती है। नॉर्मल एक्टिविटीज आपकी जब खराब होने शुरू हो जाएं, आपसे गाड़ी नहीं चल पा रही, एंजाइटी आपको इतनी हो रही है, आपने सौदा सर पीना था, आपसे वो नहीं लिया जा रहा है एंजाइटी की वजह से। सोशल एंजाइटी में ये चीजें होती हैं कि ऐसे लोग समटाइम्स मैंने देखा जिनको परफॉर्मेंस एंजाइटी और सोशल एंजाइटी का हो, वो पब्लिक में गाड़ी नहीं चला सकते, पब्लिक में इजीली मूव नहीं कर सकते। तो ये एंजाइटी उनकी डेली फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब करती है। प्लस फंक्शनल एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या आएगा कि अवॉइडेंस होना शुरू हो जाएगा। एंड बिहेवियरल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जब आपकी इंट्रूसिव थॉट्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपके कंपल्सिव बिहेवियर्स जन्म लेने शुरू हो जाते हैं। लाइक बार बार हाथ धोने को दिमाग के अंदर सोच आ रही है और आपने जाके वो हाथ धोना है, एक्ट आउट करना है। जब तक आप उसे एक्ट आउट नहीं करेंगे तो आपको सुकून नहीं आएगा। सो समरी इसकी ये है कि कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एक्सपीरियंस इस तरह के हैं जिनको हम मैनिफेस्ट करते हैं। और अगर आपको अपने अंदर ये चीजें नजर आ रही हैं और इनका टाइम पीरियड 6 मंथ से ज्यादा हो गया, तो प्लीज कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकेट्रिस्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये अगर बात हम समझ लें तो मेरे ख्याल में एंजाइटी को हम बहुत हद तक डील कर लेंगे। यू फील द वे यू थिंक। आप जैसा फील करते हो उसके पीछे रीजन क्या है, जैसा आप सोचते हो। एंड इट कैन बी द अदर वे आउट, लाइक आप जैसा सोचते हो वैसा आप फील करते हो, और आप जैसा फील करते हो वैसा आप सोचते हो। एक सोच आती है, जैसा आपने महसूस किया किसी भी सिचुएशन को। आप कहीं पे बैठे हुए थे, वहां पे बैठे हुए आपने, किसी ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपने इस मामले के बारे में सोचा, आपने सोचा ही और शी इज इग्नोरिंग मी, और उसके साथ आपकी एक कॉन्टिन्यूस, एक इंट्रूसिव थॉट्स का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। ये मुझे या इसलिए कर रहा या कर रही है इग्नोर क्योंकि इसके पीछे ये रीजन हो सकती है, ये इस वजह से ऐसा होगा। तो जैसे ही आप इस चीज को सोचना शुरू करोगे, आपका मूड खराब होना शुरू हो जाएगा। यू विल फील सैड, डाउन। तो क्या है कि यू फील द वे यू थिंक। जैसा आप अ, महसूस कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, तो वैसे ही आपके उसके साथ जज्बात भी एसोसिएटेड होंगे। अब अगर हम एक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, इसका अगर हम ये एक जो मेन फॉर्मूला है, इसको मैं फॉर्मूला इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये अगर समझ आ जाए तो हम अपनी सोचों के ऊपर खुद से कंट्रोल करना सीख लेंगे। क्या है कि थॉट्स आपके इमोशंस को जन्म देती हैं और इमोशंस आपके बिहेवियर को जन्म देते हैं। इसी तरह ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आपके बिहेवियर की वजह से इमोशंस जन्म लिए या थॉट्स जन्म लिए, और थॉट की वजह से आपके इमोशंस, यानी द थ्री आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। थॉट्स गुड होंगी, इमोशंस अच्छे जन्म लेंगे, बिहेवियर में आप अच्छी तरह एक्ट आउट करेंगे। थॉट्स नेगेटिव होंगी, इमोशंस नेगेटिव डेवलप होंगे, बिहेवियर आपका उतना ही आगे से उसके मुताबिक होगा। तो यानी अगर हम कहते हैं ना कि सोच के अमल को कंट्रोल कर लें, अपने सोचने का पैटर्न कंट्रोल कर लें, तो हम अपने एहसासात, जज्बात और अपने किरदार को भी उसी के मुताबिक चला सकते हैं। सो नेक्स्ट, मैं एल्बर्ट एलिस, हाँ, एल्बर्ट एलिस का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है ये एक अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेला के अंदर REBT, डायलेक्ट्रिक अप्रोच, ढेर सारी और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ये सारी आती है। मुझे एल्बर्ट एलिस का कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा से बड़ा फैसिनेट करता है, क्योंकि ये वो चीज है जो मैं डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ अपने क्लाइंट्स के अंदर। लाइक ही टॉक्ड अबाउट इरेशनल बिलीव्स। उसके नजदीक जो सारी एंजाइटी है उसके अंडरलाइन या कोर क्या है कि आपके इरेशनल बिलीव्स हैं, और इसकी वजह से आपके इमोशनल एंड बिहेवियरल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी जो आपका सोच का पैटर्न है,
आपके आपके इमोशंस और आप उस पे जो एक्ट आउट करोगे, आपकी जो उस पे परफॉर्मेंस होगी, वो आपके इरेशनल बिलीफ के ऊपर डिपेंड करता है। अब इरेशनल बिलीफ क्या है? ये है, ये जो हम हर बात में अपने लगाते हैं ना, शुड्स एंड मस्ट एंड कमांड्स एंड डिमांड्स। लाइक मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये जरूर करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं चाह रही हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा। अभी जो शुड्स एंड मस्ट और ये कमांड्स है ना, मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, बेसिकली ये हमारे इरेशनल बिलीव है। अगर मुझे याद है जब मैं मास्टर्स करी थी तो हमारी डॉक्टर फरा कादर होती थी। शी इज अ वेरी लर्नड वुमन और बेस्ट साइकोलॉजिस्ट सो फार। वो हमें, हम जब बात उनसे कर रहे होते थे तो शी यूज टू करेक्ट आवर सेंटेंसेस, लाइक वो जब हम कहते थे यस मैम डेफिनेटली आई विल डू इट, वो हमें कहा करती थी डिलीट द वर्ड फ्रॉम योर डिक्शनरी। क्या वर्ड्स है? डेफिनेटली, सर्टेनली, देर इज नथिंग सर्टेन और डेफिनेट इन द वर्ड। फैक्ट्स कुछ भी नहीं होते। shoulds and must they should also be deleted from your dictionary। उस वक्त उनकी ये बात मुझे बड़ी अजीब सी लगती थी, लेकिन with the passage of time later on I realized there is nothing certain or there is nothing should or must। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेचैन करने के लिए ये अल्फाज बनाए जाते हैं, आपको एक उस पैटर्न में लेके जाते हैं जहां पे आप सिवाय टेंशन के जिंदगी के अंदर और किसी चीज को जन्म नहीं लेते। कैसे है ये, किस तरह है, हम इस पे आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, अब ये जो आ गए ना कि मुझे हर हाल में खूबसूरत होना चाहिए, अब इसके लिए फिर बंदा क्या करेगा? दुनिया जहान का पैसा अपने ऊपर लगाएगा, हर वक्त उसकी यूट्यूब पे सर्च यही होगी कि मुझे ऐसी कौन सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ऐसी कौन सी चीजें देखनी होंगी कि मैं खुद को खूबसूरत बना के रखूं। या हेल्थ एंशियस बंदा है, उसको अगर जरा सा भी फ्लू हो गई या जरा सी भी उसने छींक भी मार ली या उसके करीब किसी ने छींक मार ली, तो उसको यही लगेगा कि या तो इसको कोरोना है या तो मुझे कोरोना है। और इसके मामले में वो हर वक्त ऐसे इंफॉर्मेशन और ऐसे नॉलेज में अपने आप को 24 आवर्स रखेगा जो उसको सिर्फ कोरोना से बचने की चीजें बताएं। ये बात अच्छी है, होना चाहिए, लेकिन एक्सेसिवली अगर आप डेविएट कर रहे हो टूवर्ड्स कि मैं बस उसी नॉलेज को ही एक्सेस करता रहूं, तो वो चीज आपके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, एलिस ने 11 इरेशनल बिलीव को पिन पॉइंट किया जिसकी वजह से हमारे नेगेटिव इमोशनल रिएक्शंस बनते हैं। और मैंने ये जो नीचे पैराग्राफ है, लाइक आई हैव रिटन इज पूरे वो जो 11 बिलीव्स हैं वो मैंने लिखे हैं, और इसमें मैंने जो रेड से हाईलाइट किए हैं ये वो इरेशनल बिलीव हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा है। लाइक अ पर्सन मस्ट बी परफेक्टली कॉम्पिटेंट हो, एडिक्वेट हो, अचीविंग हो, वर्थवाइल हो, उसको प्यार किया जाए, ही शुड बी लव्ड और अप्रूव्ड by everyone in the community because these belief systems are reinforced by society। अब ये देखिए ना, ये चीज हमारे ऊपर सोसाइटी की तरफ से इम्प्लीमेंटेड है। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, तुम्हें अच्छा ही होना चाहिए, कॉम्पिटेंट। यानी एक बंदा, अब वो जिस तरह टीवी के अंदर दिखाया जाता है कि फाइजर ब्यूटी क्रीम, ये जो भी व्हाटसोएवर ब्यूटी क्रीम जो लगाएगी वही खूबसूरत है, और जितना स्मार्ट होगी उसी तरह उसके माशरे में एक एक्नॉलेजमेंट होगी, उसको अच्छा समझा जाएगा। तो हमारी जो ये एक आ जाती है, ये जो सोसाइटी की तरफ से इम्प्लीमेंटेड हमारे ऊपर ये शुड्स एंड मस्ट हैं, ये नहीं ना कॉम्पिटेंट होने की जरूरत है। इट्स ओके इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, आप दुनिया में फिर भी सरवाइव कर जाओगे। एडिक्वेट नहीं हो, अचीविंग नहीं हो, वर्थवाइल नहीं हो, जितने हो उतने भी आपका गुजारा और आप उससे अच्छी तरह गुजारा कर जाएंगे। तो ये वो सारे इरेशनल बिलीव हैं जो कि आपके एंजाइटी की बुनियाद बनते हैं। सो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की अगर हम बात करें तो एरन बैक ने सबसे बेस्ट मॉडल सो फार कंसिडर किया जाता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में एंजाइटी का, वो है एरन बैक का। तो हु इज द फादर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और 1967 में एंड 76 उन्होंने थिंकिंग डिसऑर्डर की बुनियाद रखा, यानी एंजाइटी एंड डिप्रेशन क्यों होते हैं, डिस्टॉर्शंस इन थिंकिंग। एल्बर्ट एलिस ने बात की इरेशनल बिलीव्स की, इन्होंने बात की थिंकिंग डिसऑर्डर के बारे में। अब इनकी डेफिनेशन क्या है एंजाइटी के बारे में, कि द डिस्टर्बेंस इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्हिच underlies anxiety, vulnerability and anxiety maintenance can be viewed as a preoccupation with or fixation on the concept of danger। इसको मैं पढ़ने के बजाय बेहतर है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं।
अब एक बंदा है, वो डिस्पोज हुआ टुवर्ड्स अ डेंजर, और उस हुए एंजाइटी वल्नरेबिलिटी, यानी उसके वही जो हमने पीछे पढ़े थे, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, वो सारे के सारे एलिमेंट्स, वो सारे के सारे सिम्टम्स, उनमें से कुछ या सब उठ खड़े हुए। अब एंजाइटी मेंटेनेंस क्या होगी, यहाँ पे आके ये डिसाइड करता है कि किस तरह का आपका आगे प्रोसीजर चलेगा। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू फिक्सेशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेंजर। आपको जो डेंजर डिस्पोज हुआ, आपके सामने एक्सपोज हुआ, आपके सामने आया, उसके मामले में आपने अपने इंटरनल मैकेनिज्म को देखना है कि आप कितना उसको डील कर सकते हो, आपके अंदर एबिलिटी कितनी कोप करने की है। इफ योर एबिलिटी टू कोप द सिचुएशन इज हायर, द लेसर द इम्पैक्ट ऑफ दैट डेंजर इज। अगर आप अपने आप को अंदरूनी तौर पे समझ रहे हैं कि मैं इसको नहीं कर सकती या कर सकता, ये डेंजर बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, आपको वो डेंजर पे आप उधर ही फिक्सेट हो जाएंगे। आप अपने इंटरनल जो मैकेनिज्म है, आप अपने आप को डी वैल्यू करना शुरू कर देंगे। यानी उन वो जो डेंजर है उसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन आपके पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल लुकअप्स ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये कोपिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, जिसकी वजह से आप एंग्शियस फील करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ एंजाइटी का, कि डेंजर को आपने ज्यादा अहमियत दे दी और उस पर आप फिक्सेट हो गए, और इंटरनल जो आपका मैकेनिज्म है उसको आपने पर्सनल एबिलिटी टू कोप द सिचुएशन जो है वो आपकी बहुत लो है। अच्छा, फिर कॉग्निटिव थ्योरी में आगे चल के हम देखेंगे एंग्शियस स्केमास डेवलप हो जाते हैं, और नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स का बहुत बड़ा रोल है आपको एंग्शियस बनाने का के लिए। और वो क्या है उसको हम नेक्स्ट रीड करते हैं। दिस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सोविया। डिसफंक्शनल स्कीमास। अब स्कीमास क्या होते हैं, ये आपकी बेसिकली मेमोरी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। लाइक आप एक एनवायरनमेंट में हैं, आपको एक इंफॉर्मेशन मिली, आपने उसको ऑर्गेनाइज कैसे की, इंटरप्रेट कैसे की और स्टोर कैसे की, दिस इज ऑल अबाउट स्कीमा। एक बच्ची है वो छोटी सी, फर्स्ट टाइम उसको मदर उसके बताती है कि एक जानवर होता है जिसे काऊ कहते हैं, एंड काऊ हैज 4 legs एंड लॉन्ग टेल। और जब वो बाहर जाती है और उसको घोड़ा नजर आता है तो वो कहती है मॉम शी इज अ काऊ। मॉम उससे कहती है नो शी इज नॉट अ काऊ, इट इज अ हॉर्स। कहेगी आपने तो मुझे बताया था कि एनिमल जिसकी लंबी दुम हो, 4 टांगे हो, वो तो काऊ है। तो यानी उसका एक स्कीमा पहले बना कि काऊ एज एन एनिमल क्या है। उसके बाद सेकंड स्कीमा जब उसकी माँ ने उसको बताया नहीं इस तरह का एक जानवर हॉर्स भी होता है जिसके ये खदोहाल है। फिर उसने बेर को देखा, उसकी एक और, यानी ये स्कीमास ऐसे बनते जाते हैं, ठीक है। आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसे स्टोर करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को, वो हमारी स्टोर होती है। अब एक एंशियस बंदे के साथ या एक डिप्रेस्ड बंदे के साथ क्या होता है, क्या सूरत हाल होती है कि उसके जो एंशियस स्केमास होते हैं ये सिंस चाइल्डहुड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब जिनके चाइल्डहुड में बुरे मामलात उन्होंने देखे, उनकी फैमिली में उनके अपने साथ ट्रेजेडीज हुई, उन्होंने बहुत ज्यादा एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस देखी, उनके वो एंजाइटी से रिलेटेड स्केमास डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, डिसफंक्शनल। अच्छा, अब एक बच्चा है जिसने क्लास 1 में गया, क्लास 2 में गया, वहां पे उसने क्लास में प्रेजेंट करने की कोशिश की और उसको वहां से उसके टीचर ने कहा तू चुप करके बैठ जा, तू गलत बता रहा है। अब वो उसका ये हो गया कि मैं जब भी एक सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में बोलूंगा तो इसका मतलब है कि मेरी मैं जब भी बोलता हूँ मैं गलत ही बोलता हूँ। अब ये उसने एक स्कीमा अपने अंदर बना लिया, और यही स्कीमा उसका विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आगे भी उसको रीअश्योरेंस ना मिली कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, और ये और इसके ऊपर नेगेटिविटी के एलिमेंट्स आते गए आते गए आते गए, तो यही स्कीमाज उसके थ्रू आउट द लाइफ चलते जाएंगे। तो स्कीमास आपकी थिंकिंग प्रोसेस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और कितनी राइट इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जा रही है और स्टोर हो रही है और कितनी पॉजिटिव जा रही है, वो चीज बहुत ज्यादा काउंट करती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डिस्फंक्शनल स्कीमास की बेसिकली आगे दो चीजें जो हमें देखनी होंगी। जो
दो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। इसमें आ जाते हैं बिलीव्स एंड अजम्पशंस। बिलीव क्या है? बिलीव जो है, बिलीव सिस्टम एक इंसान का कोर कंस्ट्रक्ट्स हैं, यानी मेन ये है। और आपको पता है थेरेपी में जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इन स्कीमास को चेंज करना जो बचपन से डेवलप होते हैं, और स्पेशली इफ दे आर नेगेटिव, इन स्कीमास को तोड़ना उतना ही नामुमकिन होता है। ये अनकंडीशनल है इन नेचर। इसमें आराम से बंदा अपने आप को कह देता है आई एम अ फेलियर। उसके पीछे कोई रीजन नहीं होगा, कंडीशन नहीं होगा, बस मैं फेलियर हूँ। पास्ट के एक चेन ऑफ फेलियर्स की देखने के बाद उसको ये लगेगा बस मैं हूं ही फेलियर, आई एम वर्थलेस, आई एम अ लूजर, मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और ये इस कदर विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रांग होते जाते हैं कि बंदा अपने आप के बारे में ये, या दुनिया के बारे में, या फ्यूचर के बारे में एक इस चीज को इस हद तक बिलीव करते हैं कि जैसे वो हकीकत हो, सच्चाई हो। और ऑन द अदर हैंड अजम्पशंस होती हैं, ये कंडीशनल्स होती हैं, कंडीशनल होती हैं। और आपके सेल्फ अप्रेजल्स और आपके इवेंट्स के दरमियान ये एक असेसमेंट का काम देती हैं। एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके सामने आई, आपका अप्रेजल उस पर कहता है, अप्रेजल मीन्स असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। आपने उसे कैसे असेस किया? अब वो जो असेसमेंट है वो बताती है कि अब हमेशा से पास्ट में पॉजिटिव असेसमेंट रही है या नेगेटिव असेसमेंट रही है। अब जिस तरह के मेरे अंदर मैं बहुत एंशियस फील करने शुरू हो जाता हूँ। और इसमें इन बेसिकली, इससे पहले कि मैं एग्जांपल दूं, उससे पहले ये बताना जरूरी है कि ये जो कंडीशनल है, यानी इसमें इफ एंड देन ये वाले वर्ड्स बहुत लगते हैं। इफ वाली जितनी सिचुएशंस जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी अजम्पशंस में आ जाती हैं। बिलीव हो गए अनकंडीशनल, यानी इसमें इफ एंड मस्ट और देन ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये कोर बिलीव्स है और इनको तोड़ना उतना ही नामुमकिन है। और ये आप इन बिलीव्स के ऊपर इस हद तक बिलीव करते हैं कि ये जैसे सच्चाई हो, हकीकत हो आपकी जात के बारे में या लोगों के बारे में, वो तो है ही बुरा। ये एक कंफर्म है, इसमें आपको जितना एविडेंस दिया जाए उस बिलीफ को तोड़ना नामुमकिन होगा। कंडीशनल हैं जो अजम्पशंस हैं, आप आपकी सेल्फ असेसमेंट के बताती हैं। एक इवेंट आपके सामने आ गया, उसके बारे में आपकी असेसमेंट क्या चल होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने इधर एग्जांपल लिखी है, इफ आई शो साइंस ऑफ एंजाइटी देन पीपल विल थिंक आई एम इन्फीरियर। यानी अगर मेरी कोई भी कमी लोगों को नजर आ गई, अगर मैंने जरा सा भी मेरी आवाज लड़खड़ाई या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हुआ, तो लोगों को लगेगा कि मैं इन्फीरियर हूँ। तो इसलिए ये जो स्कीमास हैं इनको पढ़ना समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, इनके ऊपर मैं अपने सेशंस के दरमियान बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि वो आइडेंटिफाई करें देयर नेगेटिव थॉट्स, वरीज एंड ऑब्सेशंस इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। यानी ये जो तीन चीजें हैं, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, वरीज एंड ऑब्सेशन, ये कोर है एंजाइटी की थीम का। अब नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स क्या होती हैं? फ्लीटिंग थॉट्स हैं, ऑटोमेटिक हैं। आप चाहें या ना चाहें ये आपके दिमाग में आएंगी, आप इनको झड़कना भी चाहे ये नहीं निकलती। और एल्बर्ट एलिस एंड बैक इसके प्रोपोनेंट हैं कि ये, जैसे साइको एनालिसिस वाले कहते हैं कि अनकॉन्शियस आपकी डिजायर्स होती हैं, ये अनकॉन्शियस ये मैकेनिज्म है, और उसको समझने के लिए आपको बहुत अनकॉन्शियसली बहुत ज्यादा चीजों को अनकॉन्शियस में जाके डीप प्रोबिंग करनी पड़ती है। लेकिन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये आपके अवेयरनेस लेवल पे ही होती हैं। अगर आप पेशेंट के साथ जरा सी बात करें, एक पेशेंट नेगेटिव थॉट्स देख महसूस कर रहा है, उसको आ रही हैं, आप उसके साथ अगर जरा सा चैलेंज करें उन थॉट्स को, उसको अवेयर करें कि नहीं ये इसके पीछे ये रीजन है, तो वो इस चीज को समझ भी जाते हैं और ये नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स खत्म हो भी जाती है। तो यानी ये अनकॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, ये कॉन्शियस प्रोसेस है, और जरा सी अवेयरनेस से क्लाइंट को बताया जा सकता है कि ये क्या है। और ये होती किस तरह से है? वर्बल भी होती हैं, इमेज के तौर पे भी होती हैं, और एक इंसान एक मोनोलॉग कर रहा होता है इसके दरमियान, सिचुएशंस को इंटरप्रेट कर रहा होता है। एक नेगेटिव थॉट आई, मैं तो हूं ही फेलियर, हमेशा से जिंदगी में मैंने फेलियर देखा है और हमेशा फेलियर ही होगा, अब आगे आने वाले टाइम में भी यही होगा। यानी ये अब उसके इख्तियार में नहीं है, लेकिन उसका दिमाग प्रोन हो चुका है इस तरह की चीजों को सोचने के लिए। अच्छा, अब टिपिकल एग्जांपल्स के, आई कांट कोप, कोई है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, लोग मुझे पसंद ही नहीं करते, मैं बुरा महसूस करती हूँ, मैं खुश हो ही नहीं सकती, कोई दुनिया की चीज मुझे खुशी दे ही नहीं सकती,
ये सारी की सारी नेगेटिव थॉट्स हैं। अब ये एक मैंने, अगर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप देखें तो नेगेटिव थॉट्स का मैंने एक चार्ट जो है वो बनाया है कि जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आती है तो क्या होता है कि आपके अंदर डाउट क्रिएट कर देती है, वरीज क्रिएट कर देती है। सो बी इफ यू कुड मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू। अच्छा, फिर आपको नेगेटिव थॉट्स एंड वरी स्टार्ट हो गई, उसके साथ एसोसिएटेड है। आपने जब एक बुरी सोच आई तो उसके साथ जाहिर है सोच के साथ, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, आपकी फीलिंग्स अटैच्ड है। फीलिंग का रिजल्ट क्या होगा? आप एंशियस होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, और ये आपके मूड को इफेक्ट कर देगा। और उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स क्या होगा? आप कोई काम करने लगे थे, फौरन एक सोच ने आपको जकड़ लिया, आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपने क्या किया? आप डिमोटिवेट हो गए, आप उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। और फिर आप कहेंगे कि अब तो जो कुछ भी हो मेरे हाथ में सिचुएशन है ही नहीं, फेल होना मैंने मेरे मुकद्दर में लिखा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेगेटिव व्यूज इंसान के होते हैं अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द फ्यूचर एंड अबाउट वन सेल्फ। यानी नेगेटिव थॉट की ये थीम होती है जहाँ पे वो अपने बारे में भी बुरा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, लोगों के बारे में भी बुरा सोचता है, और फ्यूचर के बारे में, एंड वाइस वर्सा। लोग मुझे बुरा कहते हैं, मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा, और मैं बुरा हूं क्योंकि लोग मुझे बुरा समझते हैं। वरी मेन इंग्रेडिएंट है एंजाइटी का। नेक्स्ट स्लाइड। वरी क्या है? वरी एक ऐसी एक्सेसिव थॉट जो आपको आती है, बेचैन किए रखती है, बेचैनी वाली, परेशान कर देने वाली एक सोच। अच्छा, लेकिन इस सोच, ये बेमकसद सोच नहीं होती। नेगेटिव थॉट्स का कोई मकसद नहीं हो सकता, वो आपके दिमाग की खुद बनाई हुई सोचें हैं, वो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, लेकिन उनकी मेजर थीम नेगेटिव होगी। ऑन दी अदर हैंड वरी क्या है? वरी में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चल रहे होते हैं। मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास कोई इस चीज का रिजल्ट नहीं निकल रहा, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। अब वो थेरेपिस्ट के पास आने का फायदा क्या होगा कि मैं, मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं और मैं परेशान हूँ, मेरे पास रास्ता नहीं है, और वो अपनी प्रॉब्लम को लेके बैठे हुए होते हैं कि ये हमने देखा है, ये मामला है, और इसका मेरे नजदीक ये सोल्यूशन है। तो मैं कहती हूँ ऑन द अदर हैंड इसके 101 सॉल्यूशंस बन सकते हैं। आपने इस चीज को इस जाविये से देखा, इसको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करके देखा, यूं डिसीजन मेकिंग की। तो जब उनके सामने, जब इस चीज को तोड़ के चंक्स में सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके उस वरी को हम जब एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके जाते हैं तो उन्हें काफी रिलैक्सेशन मिलती है। वरी के अंदर हम बेसिकली सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं और हम चीजों को वो कर नहीं पा रहे होते। वर्बली है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जबकि ये सिर्फ वर्बल तौर पे, यानी आप बोल रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। और नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स इमेजिनरी भी होती हैं, यानी इमेज के तौर पे भी और वर्बल तौर पे भी प्रोसेस करते हैं। अब इस सारी वरी की कहानी को पढ़ के अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो हम देखते हैं कि ये कुछ कोट है, मुझे ये कोट्स हमेशा बड़ी अच्छी लगती हैं कि वरी डज नॉट एम्प्टी टुमारो ऑफ इट्स सोरो, इट एम्प्टीज टुडे ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। वरी करने से होगा तो कुछ भी नहीं, सिर्फ आप जो वक्त, अपना एनर्जी और ये खूबसूरत लम्हे हैं उसको आप सिर्फ डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। और आपका ये सब कुछ, इट्स ऑल इन योर हेड, इट्स ऑल इन योर माइंड, जिसको आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू अपनी जिंदगी को हेल या हेवन बना रहे होते हैं। थर्ड चीज आ जाती है ऑब्सेशंस। काफी लेंथी हो गया लेकिन मैं कोशिश करूंगी मैं इसको काफी जल्दी से वाइंड अप करूं। ऑब्सेशंस जो हैं शॉर्टर ड्यूरेशन के हैं, ईगो डिस्टोनिक होती हैं, यानी इंट्रूसिव एंड अनवांटेड थॉट्स आपके दिमाग में, इमेजेस, इम्पल्सेस, सेंसेशन स्टक होके रह जाती हैं, आपको मूव ऑन नहीं करने देती, आपको कंपल्जन्स की तरफ लेके जाती हैं। यानी एक सोच आई, एक माँ है उसको एक सोच आ रही है कि अपने बच्चे को खत्म कर दो, ठीक है। अब वो इमेजेस उसके माइंड में बन रहे हैं कि बच्चे को ऐसे मारो, इससे मारो, ये करो, वो करो। अब वो, ये जो ऑब्सेशन है, ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, अब बार बार जैसे कुछ लोग उठ के कुंडियां चेक करते हैं रात को कि मैंने ताले लगाए थे या नहीं। फिर आप जब शॉपकीपर के पास जाते हो तो वो आपको पैसे रिटर्न करता है, तो कुछ लोगों को आदत होती है बार बार पैसे गिनने की कि क्या इसने मुझे पूरे पैसे वापस किए हैं या नहीं किए। ये जो ऑब्सेशंस, इस तरह की थॉट्स आती हैं। फिर सफाई के हवाले से परफेक्शनिस्ट होना चाहता है इंसान। ये थॉट्स है बेसिकली आपकी एंजाइटी का मेन थीम। अगर आप इन ऑब्सेशंस को एक्ट आउट नहीं करते तो क्या होता है कि ये आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी देती हैं, और इसके रिजल्ट में आपने उन ऑब्सेशंस को, कंपल्जन्स हैं यानी उनको करना होता है,
ये जो इस तरह के क्लाइंट्स ये चीज फील कर रहे होते हैं, वो ये बताते हैं कि जब तक वो उस चीज को करे नहीं, उन्हें सुकून नहीं मिलता, उनकी एंग्जाइटी रिलीव नहीं होती। तो सोचो ऑब्सेशंस किस कदर डेंजरस हो सकती हैं, स्पेशली उस मदर को जिसको ये आ रहा है कि अपने बच्चे को खत्म कर दो, लेकिन उसके अंदर ये डिजायर नहीं है मारने की। तो समटाइम्स ऑब्सेशंस होती हैं, समटाइम्स ऑब्सेशंस प्लस कंपल्जन, यानी एक्ट आउट करना है, आपने वो चीज करके छोड़नी है। अब बिहेवियर, ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो लास्ट इसका है इंग्रेडिएंट, वो आ जाता है बिहेवियर का। यानी अब आपने सारी एक परेशानी देखी, आपको ऑब्सेशंस हो रही हैं, वरी हो रही हैं, नेगेटिव थॉट हो रही हैं, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, आपके कोर बिलीव्स ऐसे हैं कि जो आपने एक डेंजर देखा तो उस वक्त वो एक्टिव हो गया और उसने डेंजरसली आपको उस चीजों की तरफ लेके चलना है, तो आपका बिहेवियर उस पे एक्ट आउट का होगा। दो चीजें इसमें आ जाती हैं। समटाइम्स एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए इंसान के अनकॉन्शियस लेवल पे इस तरह का मैकेनिज्म चल रहा होता है कि वो बेहोश हो जाता है, डिनाइल में चला जाता है। जैसे किसी की मदर की डेथ हो गई, एकदम से उसे एंग्जाइटी होगी, और एंग्जाइटी का फर्स्ट उसका मैकेनिज्म क्या होगा, नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो डिनाइल वाली फेज होती है, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही होती है कि वो एंग्जाइटी की वजह से जो उस वक्त डैमेज होना होता है, लाइक नर्वस सिस्टम आपका बिल्कुल खत्म हो सकता है, खुदा न खासा कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। उस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए हमारा दिमाग जो एक डिफेंस मैकेनिज्म देता है, वो डिनाइल का देता है। इसी तरह इस बिहेवियर में क्या होता है, या हम इधर हम फियरफुल हो जाते हैं सिचुएशन से, और नंबर दो पे हम उस सिचुएशन को मुकम्मल तौर पे अवॉइड कर देते हैं। ये हमारा बिहेवियर होता है जब हम क्रॉनिकली डिस्टर्ब होते हैं किसी न किसी एंग्जाइटी या वरी से। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप जाएं तो अब हम क्विकली से इसको समराइज कर देते हैं। आपका पास्ट का एक लर्निंग एक्सपीरियंस हो, ये जितने अभी मैंने स्केमास, ऑब्सेशंस, नेगेटिव थॉट्स और ये सारा उसको मैं समराइज कर रही हूँ कि यहाँ पे आपका पास्ट में एक लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ नेगेटिव, उससे आपके डेंजरस किस्म के स्केमास डेवलप हो गए, यानी आपके बिलीफ सिस्टम और आपकी अजम्पशंस उससे बहुत नेगेटिव डेवलप हुई। फिर वो बचपन में कहीं दिमाग में कॉन्शियस लेवल पे वो चीज रह गई, अनकॉन्शियस में वो रह गई। आप जिंदगी में दोबारा उसी तरह की एक सिचुएशन से, लाइक एक लड़की है, उसको धोखा हुआ एक रिलेशनशिप में पास्ट में, उसके बाद उसका एक स्केमा फॉर्म हो गया कि सारे मर्द ही झूठे होते हैं। सॉरी टू से ये एग्जांपल है, मैं वो एग्जांपल कोट कर रही हूँ जो डेली बेसिस पे हम लोग देखते हैं। फिर क्या हुआ, सेकंड क्या हुआ कि जब वो स्केमास एक्टिवेट हो गए, उसको लाइफ में दूसरी बार जब उसकी जिंदगी में कोई आया या किसी ने प्रपोज किया, तो उसकी नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स एकदम से जागी, मेरे साथ पहले भी ऐसे हुआ था, ये भी वैसे ही कर रहा है, ये भी यूं ही करेगा। उसके नेगेटिव अजम्पशंस जो है रिलेशनशिप के, हालांकि वो दूसरा बंदा झूठा नहीं है, वो जरूरी नहीं है वो झूठा हो, वो जरूरी नहीं है कि उसने उसे धोखा देना हो, लेकिन वो चूंकि उस लड़की के दिमाग के अंदर एक नेगेटिविटी बैठ चुकी है, वो एंग्जाइटी वाली चीजें बैठ चुकी हैं, वो नेगेटिव स्केमास हैं, वो कभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी आसानी से। फिर एंग्जाइटी सिम्टम्स उसको होने शुरू हो जाएंगे, बिहेवियरल रिस्पॉन्स होंगे, या वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देगी, या बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उसको ब्लॉक कर दिया या इग्नोर कर दिया या ब्लॉक कर दिया, अवॉइड करेगी सिचुएशन को। कॉग्निटिव बाइसनेस, इस वाले सारे सिलसिले से अब उसकी क्या मेमोरी प्रोसेस होगी, ये भी उसी तरह ही था, उसने मुझे छोड़ दिया, हालांकि रियलिटी में क्या है कि इन्होंने उनको छोड़ा, इस लड़की ने उस बंदे को छोड़ दिया। तो कॉग्निटिव बाइसनेस की तरफ अगर हम आए, नेक्स्ट स्लाइड पे है, बल्कि आप इससे सोबिया आप आगे ले जाएं, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग पे, उस पे चलते हैं, क्योंकि इस पे अगर हमने बात की तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो अभी मैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं इनके बारे में मैं बात करने लगी हूँ, एंड कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को अगर आज हम इस लेक्चर में समझ लें और उनको ठीक कर लें, तो हमारी जो एंग्जाइटी है वो फिर इसी तरह से ही कंट्रोल हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट या ऑल और नन थिंकिंग है। इसमें एक बंदा जो है वो विन और लूजिंग सिचुएशन में रहता है, एक फॉल्स कंपटीशन में रहता है। मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए तो मैं अपने आप को हैप्पी कंसिडर करूंगा, अगर मेरे पास ये गाड़ी नहीं होगी, इस ब्रांड की नहीं होगी, या मेरे पास इस तरह का घर, या मेरे पास बैरियर टाउन में डीएचए में या किसी भी जगह पे घर नहीं होगा, तो मेरी जिंदगी का मकसद ही नहीं है। हर चीज को उस तरह से होना चाहिए जैसे मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। और ये जो एक है ना कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग या ऑल ऑफ नन, ये मेन कॉज होता है सुइसाइड का। जो सुइसाइड करते हैं पेशेंट्स उनके पीछे, क्योंकि उनको ये होता है कि या तो ये चीज ऐसे हो जाए, या फिर बेहतर है कि मुझे मौत आ जाए, मेरी जिंदगी खत्म हो जाए। तो इस तरह के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में हम सब जिंदगी में रह रहे होते हैं, हम गुजर रहे होते हैं, हमने ये अपने अंदर पाले होते हैं। सेकंड जो है वो है मैजिकल थिंकिंग।
मैजिकल थिंकिंग में दो चीजें आ जाती हैं, नेक्स्ट स्लाइड करें, दो चीजें हैं इसमें, फॉर्च्यून टेलिंग है एंड माइंड रीडिंग है। हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के जो एंशियस एडल्ट्स या एंशियस क्लाइंट्स होते हैं, वो सारी उम्र उन्होंने अपने आप को, चूंकि नेगेटिव थिंकिंग उनके दिमाग के अंदर डोमिनेटिंग होती है, तो वो दो चीजें करते हैं। एक फॉर्च्यून टेलिंग, यानी जब कोई नेगेटिव इवेंट हो जाता है, वो हर चीज के बारे में उनकी नेगेटिव थीम ही चल रही होती है, और जैसे ही वो चीज हो जाती है वो कहते हैं देखा मैंने कहा था ना, मुझे पता था ऐसे ही होगा, ये ही सिचुएशन होनी थी। फिर आ जाती है माइंड रीडिंग। ये जो वो मेरे बारे में ना, वो जो मुझे इस तरह से देख रही है, देख रही है ना, उसके दिमाग में जरूर कोई ना कोई बात चल रही है, उसने मेरे बारे में इस तरह सोचा हुआ है, वो मेरे बारे में पॉजिटिव सोचती ही नहीं है। हालांकि रियलिटी में ये चीज होनी जरूरत नहीं है कि वो दूसरे बंदे की आपके बारे में थिंकिंग नेगेटिव हो, लेकिन आप नेगेटिव सोचेंगे। थर्ड है कैटास्ट्रोफाइजिंग, यानी एक सिचुएशन हो गई, एक बुरा इवेंट हो गया, अब उसमें आपने यही कहना है मिसफॉर्चून होगी मेरे साथ, ये तो बहुत डिस्ट्रक्शन वाली बात होगी, यानी दुनिया खत्म होने पे आ गई, कयामत बर्पा हो गई कोई भी एक सिचुएशन में। वो एंशियस क्लाइंट क्या करते हैं कि वो पॉजिटिव चीजों को मिनिमाइज कर देते हैं, और जो नेगेटिव चीजें होती हैं सिर्फ उन्हीं को एग्जेजरेट करते हैं। बस उनको ये लगेगा कि बस दुनिया एंड हो गई, मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, हर दुनिया की बुरी चीज होनी ही मेरे साथ है। सेकेंड है मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजिंग में क्या होता है कि एक इंसान जो पॉसिबल उस खुशी, एक खुशी का इवेंट है, एक एग्जांपल इसकी देती हूँ, उस खुशी के इवेंट में उसे खुश होना चाहिए सिचुएशन को देख के उसको, लेकिन वो क्या कहेगा कि नहीं मैं इस काबिल ही नहीं था, ये चीज मुझे मिल गई, मैं डिजर्व ही नहीं करता, मैंने मेहनत ही नहीं की, पता नहीं उन्होंने मुझे ये नंबर क्यों दे दिए, ये तो मेरा है ही नहीं, ये मैं इसको डिजर्व ही नहीं करता। और ये चीज जिस तरह एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया, अब बंदा कहेगा कि मुझे ये चीज पहले मिल जाती तो अच्छा था, अब मिल गई है मुझे इसकी कदर नहीं है। ये इस तरह ना होती, ये काम हुआ तो है, लेकिन जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह होता तो फिर बहुत अच्छा था। और क्रिमिनल बिहेवियर में ये डिस्टॉर्शन जो है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये देखी गई है, और ये इस तरह होता है कि जब क्रिमिनल बिहेवियर्स में क्लाइंट को प्रोब किया जाता है, क्रिमिनल को, आपने ऐसा किया, क्यों किया, आपने उसको इतनी गोलियां क्यों मारी, उसने मैंने सिर्फ दो ही गोलियां तो मारी है, मैं चाहता तो मैं इसको 6 गोलियां ही मार सकता था, यानी मैंने इसको बहुत ज्यादा हार्म करने की कैपेसिटी मेरे हाथ में थी, लेकिन मैंने इसे कम हार्म किया है। तो यानी ये क्रिमिनल बिहेवियर वाले लोग इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का बहुत शिकार होते हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, और अगर इतना सा भी कर लिया तो क्या हो गया, होता क्या है, जरा सा ही तो काम है। तो नेक्स्ट है पर्सनलाइजिंग, यानी आप हर चीज को अपने ऊपर ताली कर लेते हैं। एक बच्ची मेरे पास आती थी, उसके स्टेप फादर थे, और मतलब उनकी मदर की पहले शादी हुई और फिर दूसरी शादी हुई, और दूसरी शादी में स्टेप फादर उस बच्ची को बहुत ज्यादा कहते थे कि ये मुझे नहीं पसंद, ये क्यों आती है कमरे में, ये क्यों खा रही है, ये क्यों यूं बैठी हुई है, तो उसकी वजह से उसने उसकी मदर को डिवोर्स दे दी। अब वो बच्चे मेरे पास जब थेरेपी के लिए आए तो वो कहे एक्चुअली मैं बहुत अनलकी हूँ, और मेरी मदर की जो डिवोर्स है उसके पीछे मेरा हाथ है। हालांकि मैं उससे कहती थी तुम्हारा इसमें कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, कसूर उस बंदे की सोच का है। लेकिन वो हर चीज को, हर इवेंट को उसके बाद लेने लग गई कि ये जो कुछ भी हो रहा था ये मेरी वजह से हो रहा था। लाइक उसकी मदर को अगर बीमारी भी हो जाती थी तो उसको लगता था कि ये इनको मेरी वजह से हुई है, मैं शायद मनहूस हूँ, मैं अच्छी हुई नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जब से पैदा हुई तो मेरी माँ ने सुकून देखा ही नहीं। तो ये होता है कि हम हर चीज को अपने ऊपर पर्सनलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट है ओवर जनरलाइजेशन। एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, आपने उसको जनरलाइज कर दिया बाकी सारी दुनिया के ऊपर। लाइक अगर हम ये कह दें कि इसको मैं एग्जांपल दूं कि एक पंजाबी है उसने मेरे साथ बुरा किया, तो मैं कहूंगी सारे पंजाबी बुरे हैं। एक पठान है, अगर उन्होंने मेरे साथ बुरा कर दिया तो मैं कहूंगी सारे पठानी, यानी ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे, सो गया, चली जाए। ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम उसे ये कह देंगे कि हाँ जी सारे ही बुरे होते हैं, ये होगा ही बुरा, एक दफा पास्ट में इवेंट कोई बुरा हो गया तो अब तो सारी उम्र मेरे से अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसमें ये है। नेक्स्ट है इमोशनल रीजनिंग, कि आप समटाइम्स जो एंशियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मैं क्या कह रहा हूँ, या मेरी प्रेजेंटेशन वाकई अच्छी थी। तो वो हर चीज को नई इमोशनल रीजनिंग देने की कोशिश करेंगे कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, मैंने अच्छा किया ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने ये अच्छा किया है।
तो अगले उसको, हालांकि सब फ्रेंड्स था, यार तुमने बहुत अच्छा किया, मैं हमें यकीन नहीं है तुमने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी, लेकिन उसका इमोशनल रिएक्शन ये होता है कि उसने अपने आप को, उस रियलिटी को वो मान ही नहीं रहा होता, और उसने उस रियलिटी को मानना होता है जिससे वो खुद से सोच रहा होता है। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम इसमें बात करें तो ये ओसीडी की थीम को और कंपल्शंस को, थॉट्स को बताता है। लाइक हम लोग सफर कर रहे होते हैं इस चीज से कि आज सुबह चूंकि काली बिल्ली मेरे रास्ते से गुजर गई है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा, आज तो मेरा एक्सीडेंट पक्का है, आज तो मेरा यूनिवर्सिटी में या ऑफिस वाली जगह पे मेरा दिन बुरा होगा, या रात को मुझे एक मैसेज आया था कि ये मैसेज अगर आप 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दो तो आपको आने वाले दिनों में खुशखबरी मिलेगी। और होता ही है क्योंकि नेगेटिव इवेंट होता है तो हम कहते हैं कि ओह वो हमने वो मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया था ना, तो इसलिए हमारे साथ बैड लक हो गई। तो यानी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने शुरू हो जाते हैं कि हमें हर चीज को बस अपने तरीके से डील करना है। अब ट्रीटमेंट की अगर मैनेजमेंट की बात आ जाए तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी है। तो एक चीज, आप बीइंग साइकोलॉजी के स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि जब आपके पास एक पेशेंट आता है, वो आपको खुद बता रहा है या आप उसके सिम्टम्स को देख के पढ़ गए हैं, समझ गए हैं कि उसको एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी के सिम्टम्स मैनिफेस्ट कर रहा है, आपने तब भी उसको फौरन थेरेपी नहीं देनी। आप नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप चले जाओ, आपने सबसे पहले उसे किसी न किसी डॉक्टर की तरफ रेफर करना है, सबसे पहले रूल आउट करना है मेडिकल कॉज, उसकी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, कोर्टिसोल लेवल है, ये सारे 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 टेस्ट हैं जो कि एक डॉक्टर करेगा। उसके बाद आप उसको थेरेपी दोगे, पता नहीं उसमें कौन सी मेडिकल कंडीशन चल रही हो, आपकी थेरेपी वहां पे काम ही ना आए, उसको मेडिकेशन की जरूरत हो, तो सबसे पहले एंशियस पेशेंट को हमने रूल आउट करवाना होता है उसकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करवा के। हम कॉग्निटिव टेक्निक्स की तरफ चलते हैं सबसे पहले। अब ये एंजाइटी बहुत लंबा हो गया इस पे सारा सेशन, और मुझे पता है कि लेकिन एंजाइटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था। अब हम अगर कॉग्निटिव टेक्निक्स की तरफ चले जाएं तो सबसे पहले आती है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में ये होता है कि जब, अब हमने ऊपर बात की कि नेगेटिव कोर बिलीव्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, ऑब्सेशंस हैं, वरी हैं, उनको हमने कैसे रीस्ट्रक्चर करना है। अब एक क्लाइंट आपके पास आया, उसका एक इवेंट हुआ, वो उसके थ्रू एंजाइटी फील कर रहा है, आपने उसे कहना है अच्छा ठीक है, वो एंजाइटी प्रोवोकिंग ट्रिगर क्या था इस वक्त, आपका मूड उसमें क्या हुआ, आपका थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा था, अच्छा एविडेंस क्या है। एक लड़की है वो कहती है मेरे पास ये बस सब कुछ मेरे साथ बुरा ही होना है, तो हम उसे कहते हैं अच्छा एविडेंस बताओ, क्या शहादत है कि ये तुम्हारे साथ ये बुरा ही होगा, अच्छा भी तो हो सकता है, पिक्चर का दूसरा रुख क्यों नहीं देख रही। और इसमें जब हम क्लाइंट को बार बार, और ये बड़ा मेहनती काम होता है क्योंकि एक कोर बिलीफ जो बचपन से बने हुए हैं वो आप इतनी जल्दी तोड़ नहीं सकते, उनपे काफी टाइम लगता है। तो बार बार जब सेशंस होते हैं तो उनके कोर बिलीफ जब टूटते हैं तो वो कहते हैं ओ हमने तो अपनी सारी उम्र जाया कर दी इस चीज के बारे में ऐसे सोचते हुए। तो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग में हमें उनके सारे थॉट प्रोसेस को, इमोशंस को इस तरह से चेंज करना होता है कि हम उनके वो जो एक जो उनकी नेगेटिव प्रोडिक्शंस होती हैं, फॉर्च्यून टेलिंग्स होती हैं और उनकी नेगेटिव थॉट्स होती हैं, उनको हमने चैलेंज करना होता है। नेक्स्ट में हम उनकी नेगेटिव थॉट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट की। जैसे कंसर्न क्या है उनका अबाउट द डेंजर, डेंजर जब जो ही आया उसने क्या किया, एस्केप किया, अवॉइड किया, उसने कैसे न्यूट्रलाइज किया उस डेंजर को। और रीसेंट एंजाइटी की जितनी एपिसोड्स होती हैं उसके अंदर हम उन नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स को हम मॉनिटर करते हैं। फिर हम वही बात आ जाती है कि एविडेंस, हम उसको कहते हैं कि हमें एविडेंस बताएं, आपकी जो भी सोच आप इस तरह सोच रहे हो आपके पास क्या है। फिर हम इस सारे प्रोसेस के अंदर हम जो नेगेटिव डिस्टॉर्शंस, लाइक जिसकी हमने पीछे बात की कि लेबलिंग, ओवर जनरलाइजेशन, उसको हम लोग एक 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 करके डिस्कस करते हैं और क्लाइंट को अवेयर कराते हैं कि आपके अंदर देखो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स इस तरह से आ रही हैं। इफेक्ट शिफ्ट, फिर थेरेपी के दरमियान ये होता है नेक्स्ट के, हमने कोई भी इमोशन जो होता है उसके हवाले से हमने देखना होता है कि आपको कोई भी चीज दे रही है, तकलीफ दे रही है। जैसे हमने एक साइकोलॉजिकल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया, उसके अंदर जो ही पेशेंट एक स्पेसिफिक इमोशन में से गुजर रहा होता है तो हम उसे रोक के उसे अवेयर कराते हैं कि आप इस इमोशन को फील कर रहे हो,
इसके हवाले से ऐसा क्यों फील कर रहे हो, और इस वक्त आपकी इस मोमेंट पे इसके हवाले से क्या फीलिंग है। इसको एक्नॉलेज करना सीखो। अपने फियर या अपनी कोई भी चीज है, अपना कोई भी आपका इमोशन आ रहा है, उसको उसके बारे में बात करो। बात करो उसके से रिलेटेड जो भी अजम्पशंस हैं उन्हें अभी की अभी डिस्कस करें एंड मूव ऑन। तो यानी थेरेपी में हमें एक एक चीज को चैलेंज करके और आगे फिर उस तरह से मूव ऑन करना पड़ता है। नेक्स्ट टेक्निक जो बहुत ज्यादा यूज होती है वो है रोल प्लेस की। सबसे बेस्ट सो फॉर जो मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, एक क्लाइंट है, उसकी एक एंजाइटी रिवील उसको बहुत ज्यादा तंग कर रही है। लाइक एक बच्चा है, उसने इंटरव्यू देने के लिए जाना है, और इंटरव्यू से पहले उसे एंजाइटी इतनी हो रही है, उसे परफॉर्मेंस एंजाइटी का बहुत डर है। तो उससे पहले हम एक रिहर्सल कर लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं एक इंटरव्यूअर बन जाती हूँ और उनको मैं उनसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, और वो बड़ा रियल होता है, और मैं उनसे उस तरह से क्वेश्चंस पूछती हूँ जैसे कि एक इंटरव्यूअर पूछ सकता है। और उसमें मैं मॉनिटर कर रही होती हूँ क्लाइंट के इमोशंस को, बिहेवियर को, और उसे भी कहा जाता है कि आपने जब मैं ये क्वेश्चन पूछूं तो उससे रिलेटेड आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा फील हुआ, दिल धड़का, आपको क्या लगा कि आप उठ के सिचुएशन को अवॉइड करके चले जाओ, आपका दिमाग उस वक्त ब्लैंक हो गया या नहीं। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट अप करने के लिए रोल प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ये एक रोल प्लेस तैयार करते हैं कि जब आप नेक्स्ट टाइम किसी भी सिचुएशन में से गुजरेंगे तो उससे पहले आप जब उस सिचुएशन में से ऑलरेडी अपने थेरेपिस्ट के साथ गुजरे हुए होते हो, तो वो जो रियल फ्राइड और अफ्रेड वो जो फीलिंग्स होती हैं, फियर वाली फीलिंग्स होती हैं, आपको वो दोबारा री एक्सपीरियंस करते हुए उतना डर महसूस नहीं होता। तो यानी एक इंटरव्यू से पहले तैयारी हो, या आपने पास्ट का कोई इवेंट है आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आपने किसी से कुछ कहना था और आप कह ना पाई हो, तो उसमें रोल प्लेस बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है सोक्रेटिक डायलॉग। अब सोक्रेटिस का क्या तरीका होता था, ये वो वाला तरीका है जहाँ पे आपने अपने क्लाइंट के साथ बैठ के किसी भी सिचुएशन को डीप एनालिसिस करना है। लेकिन एनालिसिस इस तरह होगा कि यू नो द आंसर, बीइंग थेरेपिस्ट यू नो ईच एंड एवरी आंसर, लेकिन आप क्या करोगे, आप उसको क्लाइंट के ऊपर छोड़ दोगे कि वो खुद उस आंसर की तरफ है। जैसे सोक्रेटिस करता था कि अपने तालिब इल्मों को वो किसी चीज की तरफ लेके आना होता था तो उनके साथ बहस करता था। बहस वो इस तरह की होती थी कि टू द पॉइंट, टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन सोक्रेटिस उसके जवाब नहीं देते थे। वो क्या करते थे कि अपने जो हैं स्टूडेंट्स, वो खुद उनको, यानी एक तरह का एक टीचिंग मेथड है ये, जहाँ पे बंदे को खुद उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन की तरफ लेके आना पड़ता है। अब इसको करते वक्त 5 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर एक ये कि थेरेपिस्ट वो क्वेश्चन पूछे जिसका पेशेंट जवाब दे सके, ठीक है। और क्वेश्चंस आंसरिंग का मेन मकसद क्या है कि हमने मीनिंग की तरफ पहुंचना है, और क्या गोल हमारे क्या है, और जो भी थॉट प्रोसेसेस हैं उसके साथ जो मीनिंग ऑलरेडी एक बंदे ने अटैच किए उन्हें चेंज कैसे करना है, और उन मीनिंग्स को एक न्यू लाइफ की तरफ कैसे लेके आना है। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि पेशेंट जो है आपका डिफेंसिव हो जाए और आपको जवाब ही ना दे और उसको लगे कि मुझे इंटेरोगेशन की जा रही है मेरी। और पेशेंट के एक्सपीरियंस के एक एक लम्हे को और एक एक प्रोसेस को समझना चाहिए ड्यूरिंग दिस डायलॉग। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो मेरी बहुत फेवरेट है, वरी पोस्टपोनमेंट की टेक्निक। एक तो ये है कि आप अगर सबसे ज्यादा मैं ये वाइडली यूज करती हूँ, जिसको मैंने बताया इससे बड़ा फायदा होता है, और रिसर्च भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। अब आप एक प्रॉब्लम में से गुजर रहे हो, वरी आपको होने लग गई। लाइक लेट सपोज आप ऑफिस में थे और ऑफिस में कुछ ऐसा हो गया कि आपके खिलाफ आपको पता लगा कुछ लिखा गया है, कोई कंप्लेन लिखी गई है, और कल आपको आपके अपने ऑफिसर के सामने पेश होना है। अब आपको दिन को अगर 10 या 11 बजे ये बात पता लगी और नेक्स्ट डे तक आपका मूड, आपका थिंकिंग प्रोसेस सारा इस सूरत हाल में तबाह हो जाएगा, ये आपको खुद भी पता है। अब आपने करना ये है कि आपको जब दिन के वक्त ये चीज हुई, तो आपने उस वक्त अपने आप को ये सिग्नल देने हैं कि ओके ठीक है, ये वरी आ गई है, लेकिन मैं अभी इसके बारे में नहीं सोचूंगा या सोचूंगी। मैं इसको डिवाइस करूंगी, जैसे लेट्स सपोज शाम को 3 बजे, या मैं कल सुबह ऑफिस में आके दोबारा इसी पैटर्न से सोचना शुरू करूंगा, लेकिन अभी मैंने अपना मूड स्पॉइल नहीं करना। क्या होता है कि मैंने अपने जब इन लम्हात को नहीं स्पॉइल करना, मैं इसको नेक्स्ट डे या उसकी तरफ करूंगी, तो नेक्स्ट डे जब वो टाइम आता है, या नेक्स्ट 3 बजे या 4 बजे आपने आज के दिन पे अगर लेट्स सपोज डिवाइस किया था, या नेक्स्ट मॉर्निंग में आपने कहा था कि मैं इसको चेक करूंगी,
तो आपके लिए वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट रहती ही नहीं है, वो वरी वरी ही नहीं रहती। और उस वक्त जो शिद्दत हो रही होती है, जो आपको पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं, जो एंजाइटी हो रही होती है, जब आप उसको दोबारा सोचते हो तो वो चीज उस तरह से फील नहीं हो रही होती, यानी एंजाइटी फील नहीं हो रही होती। तो यानी आज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई उस वक्त ये काफी ज्यादा इंटेंस थी, तो नेक्स्ट डे इसकी इंटेंसिटी में कमी हो जाती है। और इसमें आपने अपने आप को पॉजिटिव सजेशन ये देनी होती है कि नहीं, मुझे इस वक्त ये नहीं सोचना, क्योंकि दिमाग कहता है सोचो, दिमाग नहीं को तो करता ही नहीं है। आपने कहना होता है अभी नहीं, मैं अपने मूवमेंट्स पॉजिटिव सेल्फ सजेशन देनी है। और सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के वरी पोस्टपोनमेंट, आपने बेड के टाइम पे अपने साथ वरी नहीं लेके जानी, यानी आप रात को जिस वक्त सोते हैं उस टाइम पे आपने तो सोचना ही नहीं है, आप इसे दिन के किसी एक टाइम में आप इसे डिवाइस करेंगे। नेक्स्ट है गाइडेड डिस्कवरी। गाइडेड डिस्कवरी भी सोक्रेटिक डायलॉग की तरह ही होती है। एक डायडेक्टिक एक मेथड है, मोर ऑफ स्टूडेंट और टीचर का एक जैसे रिलेशनशिप होता है, जिसमें ज्यादा इसको अगर हम टीचिंग के साथ एसोसिएट करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि डायडेक्टिक का मतलब ये है कि टीचिंग अप्रोच। और किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से जो थिंकिंग प्रॉब्लम है और उस पर कैसे रिफ्लेक्ट करता है एक बंदा, और उसका और ऑल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है, यानी गाइडेड डिस्कवरी एंड सोक्रेटिक डायलॉग, ये दोनों एक तरह से ही यूज होते हैं विद लिटिल वेरिएशन। तो हम नेक्स्ट की तरफ अगर हम जाएं, इमेजरी सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड टेक्निक है। अम, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके इमोशन के ऊपर पड़ता है। इमेजरी के साथ क्या होता है कि हम एक क्लाइंट आया, उसे हमने पहले रिलैक्सेशन करवाई, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई, और उसके बाद उसको कोशिश ये करवाई जाती है कि वो इमेजिन करे। उसको पहले पूरी एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको ये एक्सरसाइज करवाई जाएगी, आपको इमेजिनेशन में ले जाया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि आप इमेजिन करो किसी एक सिचुएशन को, वो स्ट्रेसफुल भी हो सकती है, वो अच्छी भी हो सकती है। जिस और करे ये कौन, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हो, क्योंकि एक दफा अगर आपने नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर दिया तो उनको सुलाना फिर बहुत मुश्किल है, उनको रिलैक्स करना बहुत मुश्किल है। तो ये बड़ा तरीका होता है, उसको बड़ा देख के एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट इसको कर सकता है। अच्छा, सारा का सारा सिलसिला है आपके इमोशंस के साथ इस टेक्निक में। अब हम अगर बिहेवियरल टेक्निक्स की तरफ चलें तो सबसे पहले आ जाती है एक्टिविटी स्केजुलिंग। अब जब एक बंदा डिप्रेशन या एंजाइटी में से गुजर रहा होता है, उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उनकी एक्टिविटी मिनिमाइज हो जाती है। लाइक अक्सर मैंने ये डॉक्टर्स को कहते सुना, बस आप कुछ भी ना करें, आप घर जाके सुकून करें, रिलैक्स करें। हालांकि एंजाइटी की सिचुएशन में रिलैक्सेशन, यस इट इज इंडीड इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा हमें उनकी एक एक्टिविटी को रीस्केड्यूल करना पड़ता है। कोई भी टास्क बताए जाते हैं क्लाइंट के साथ मिलके कि आपने ये काम करना है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ताकि उनको डिसीजन मेकिंग के हवाले से प्रॉब्लम ना हो और नेक्स्ट डे उनका प्लान हो, ताकि उनको जब वो सिचुएशन में से गुजरे तो एंजाइटी ना हो, उनको पता हो कि इतने से इतने बजे तक, इतने इतने सिलसिले में मुझे ये करना है। और सबसे ज्यादा ये यानी यूज होती है अलोंग विथ कॉग्निटिव टेक्निक्स। नेक्स्ट की तरफ अगर हम जाएं, ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट। अब एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में से एक बंदा गुजर रहा है, लाइक एक बंदा है, एक केस मेरे पास एक आ रहा है जिसमें एक स्टूडेंट है जो एमफिल का स्टूडेंट है, लेकिन वो अपना सेमेस्टर एक बार फ्रीज करा चुका है, और सेकेंड टाइम वो उस सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर को भी फ्रीज कराने में, या बल्कि इस दफा तो आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी डिग्री ही छोड़ने पे आया हुआ है। और इसकी रीजन ये है कि उससे टास्क नहीं हो रहे, तो उसको मैंने ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट करवाई है। लाइक इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, वो आप लिखो, मुझे चेक कराओ। अपने फादर उनके बड़े अच्छे, मैंने कहा फादर से आप कहो कि वो आपको इसके मामले में करें, अपने टीचर को चेक कराओ। उससे ये जो छोटे छोटे टास्क हैं, उससे इंट्रोडक्शन का चैप्टर ही नहीं बन रहा, उससे हाइपोथेसिस ही नहीं बन रहे, उससे यानी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लाइन अप नहीं हो रही। तो इसके अंदर हम टास्क देते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड देते हैं, बैठ के डिस्कस करते हैं। सारा क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पीरियड के अंदर ये कर सकते हो और कब तक आपको करना चाहिए, ताकि अब एक चीज उसको बॉदर कर रही है और एक चीज एक साल से पेंडिंग हुई हुई है, जब वो उसको छोटे छोटे टारगेट्स करके, यानी ग्रेडेड टास्क में क्या है, चंक्स में हमने सारे वो उस स्ट्रेसर को हमने बांट दिया। आज इस तारीख को इतना करना है, इसको इतना करना है, ओके एक हो गया, यस नाउ मूव ऑन टू स्टेप 2, नाउ मूव ऑन टू स्टेप 3, इस तरह करके हमने ग्रेडेड टास्क असाइनमेंट करनी होती है। सेकेंड है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं टू रिड्यूस एंजाइटी। अब इसमें हमने क्या करना होता है,
वही जो हमने पीछे बात की थी कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी असेसमेंट क्या है किसी डेंजर के बारे में, आपके स्कीमा लेवल क्या है, उसको हमने इसके अंदर चैलेंज करना होता है। बेसिकली ये है रियलिटी टेस्टिंग। हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं एक टारगेट कॉग्निशन को, यानी ये एक सोच है कि मैं हूं ही लूजर। इसको हमने टारगेट करना है कि आप अपने आप को लूजर क्यों महसूस करते हो। चलो डिजाइन करते हैं एक एक्सपेरिमेंट, लाइक या ये सोशल एंजाइटी के लिए बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अब एक बच्चा है वो उसको सबसे ज्यादा इशू हो रहा है कि मैं बैंक में जाके ना वहां पे मैं पैसे जमा करा सकता हूँ ना निकाल सकता हूँ। मैं बैंक के अंदर जाके उसे एंजाइटी ज्यादा होने शुरू हो जाती है। तो वहां पे हम उसके साथ कहते हैं अच्छा एंजाइटी क्यों होती है, किस लिए होती है, अच्छा छोटे से छोटा एक टास्क सबसे अपने एक्सपेरिमेंट करना है। उसको ये लगता है कि बैंक का अमला मेरे साथ तावन नहीं करेगा। तो वहां पे हम उसे कहते हैं कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, यूं भी हो सकता है, तस्वीर का दूसरा रूप भी देखा जाए। फिर जब वो दोबारा इन न्यू थेरेपी के साथ जब जाता है बैंक में, उनके कैंडिडेट से आप बात करता है, उसको आगे से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, तो नेक्स्ट टाइम हम थेरेपी के अंदर कहते हैं ओके ठीक है आपने से क्या सीखा, लर्निंग आउटकम आपका क्या हुआ। एक्सपोजर थेरेपी नेक्स्ट इज फियर को हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फोबियाज, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और इन सारों के अंदर बहुत ज्यादा वाइडली यूज्ड है। इसमें होता क्या है कि एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमें एक क्लाइंट को उसका जो फियरफुल स्टिमुलस है उसकी तरफ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ये या एक बच्चे को सांप से डर है, साम ला के उसके सामने रख दो लेकिन सेफ एनवायरनमेंट में। सेकंड क्या होगा कि उसको इमेजेस पहले दिखाए जाए, इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू द फियरफुल स्टिमुलाई, कि आप उसे पिक्चर्स दिखाओ, एक एक पिक्चर, उसके बाद पिक्चर को हाथ लगाएं ताकि उसका फियर हो। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप पे क्या होता है कि सांप उसको रियल में दिखाया जाए। तो ये एक है एक्सपोजर थेरेपी जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इससे फायदा क्या है एक्सपोजर थेरेपी का, आपकी हैबिचुएशन होती है, एक हैबिट डेवलप जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। आप चीजों से उस तरह से डर महसूस नहीं करते जिस तरह से किया करते थे। पुराने जो आपके बिहेवियर होते हैं माल अडेप्टिव बिहेवियर्स, उनको आप एक्सटेंड कर लेते हो, खत्म हो जाते हैं। वो सेल्फ एफिकेसी हो जाती है, अपने अंदर एक सेल्फ रेजिलियंस और एक सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है कि नाउ आई कैन केटर एवरीथिंग इन माय लाइफ। सेकंड क्या है कि इमोशनल प्रोसेसिंग, आप पुराने इमोशंस को खत्म करके नया एक इमोशन सीखते हो जो कि फियरलेस होता है। सांप से पहले आपको डर लगता था, फिर सांप से आपको डर लगना खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर दो एक्सरसाइजेज और हैं बिहेवियरल, वो है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन ट्रेनिंग एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं आपकी एंजाइटी को रिलीज करने में, स्पेशली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रोग्रेसिव डीप ब्रीदिंग में आपने सिर्फ अपने सांस को इस तरह से करना है कि आपके सांस जो है वो इतना डीप हो कि आपको फील हो कि आपका पेट फूल रहा है और आप सुकून से सांस ले रहे हो, और लॉन्ग लंबे लंबे आपने सांस लेने हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में आपने ये करना है कि आपने अपने बॉडी के हर मसल को टेंस करना है और फिर छोड़ देना है, टेंस एंड रिलैक्स, टेंस एंड रिलैक्स। अदर टेक्निक्स है माइंडफुलनेस, सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड, कि आप कोई भी एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज उसको विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनकाउंटरिंग योर फियरफुल स्टिमुलाई, उस चीज को एज इट इज आप एक्सपीरियंस करें और उसको उसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमें करनी चाहिए डेली बेसिस पे। हमें अपने आप को ये बताना चाहिए कि नहीं, हम अशरफुल मखलूकात हैं और हम इससे कई ज्यादा आगे हैं। सेल्फ सजेशन अपने आप को डेली बेसिस पे देनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं तो हमेशा क्लाइंट्स को कहती हूँ सुबह शीशे में खड़े होकर जैसे वक्त आप बाल कंघी कर रहे हो उस वक्त अपने आप को प्यार के दो तीन जुमले जरूर कहें। आई एम ब्यूटिफुल एंड दिस डे इज माई डे एंड आई एम गोइंग टू कॉन्कर एवरीथिंग। और वो यकीन करें जब आप सुबह सुबह अपने साथ ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। दूसरा ये कि आपकी जब सिचुएशन जिंदगी में आ जाती है तो क्या आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं या प्रॉब्लम क्रिएटर होती है आपकी सोच। आपने ये चीज को देखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करें, हर चीज को डिस्कस करें, उसके सोल्यूशन की तरफ आए। फिर प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो खुदा की नाशुक्री और अल्लाह ताला की शुक्र अदा करना। जो जितना नाशुक्र होगा, एक स्पिरिचुअल, अगर एंजाइटी डिसऑर्डर की स्पिरिचुअल डोमेन बताऊं तो जितना आप अल्लाह ताला के शुक्र से दूर होते जाएंगे उतना ज्यादा आपके अंदर एंजाइटी लेवल ज्यादा होता जाएगा। आप ग्रेटिट्यूड शो करें अपनी जात के लिए। कैसे?
अल्लाह ताला का तो शुक्र आपने डेली बेसिस पे अदा करना ही करना है। अपने आप को जाएँ, अपने लिए कपड़े खरीदें, अपने आप को ट्रीट दें, अपने लिए प्यारा-सा खाना बनाएँ, अपने लिए सोएँ, जागें। कुछ टाइम पीरियड के लिए ज़रा हर चीज़ से दूर होके सिर्फ़ अपनी ज़ात को थोड़ा-सा टाइम दें। बिकॉज़ अगर आप ठीक नहीं होंगे, तो बाकी आप अपने इर्द-गिर्द के करीब लोगों की भी उस तरह से केयर नहीं कर सकते। और फिर ग्रैटिट्यूड दूसरों के लिए कुछ करें। आप इतने टाइम पीरियड से एंग्ज़ियस या डिप्रेस्ड जब फ़ील करते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता कि आप सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट अपने करीब के लोगों को कर रहे होते हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आज इस सारी प्रेज़ेंटेशन के बाद ये ज़रूर सोचें कि हाँ, मैंने दूसरों के लिए क्या किया, इस टाइम पीरियड में मैंने दूसरों को कितना इग्नोर किया। और फिर आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखें, डेली बेसिस पे। ये आम डायरी से डिफरेंट होगा, आपने अपने लिए लिखना होगा कि मेरे ऊपर अल्लाह ताला की और कौन-कौन सी अनायात हैं। मेरे पास अगर एक जॉब मुझे नहीं मिली तो खैर है, कोई बात नहीं है, पर मेरे पास इतनी अच्छी अल्लाह ताला ने बॉडी दी है, जिसमें मेरे हाथ, उँगलियाँ, पाँव सब पूरे मौजूद हैं। मुझे ज़िंदगी में अच्छे माँ-बाप मिले हैं, मुझे अल्लाह पाक ने और ज़िंदगी में बहुत सी नेमतों से नवाज़ा है। फिर एक ग्रेटिट्यूड जार है, ये बच्चों के साथ ये टेक्नीक की जाती है। आप एक जार लेते हैं, उसे डेकोरेट करते हैं और उसके अंदर डेली आप नोट्स लिख के डाल देते हैं, जो आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना होता है उस हवाले से, जो आपके पास नेमतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं। और एक टाइम आता है जब आप डिप्रेशन फील कर रहे होते हैं या एंग्शियस फील कर रहे होते हैं, तो उस वक़्त आपसे कहा जाता है कि जाएँ उस जार को खोलें और उसमें से कोई भी पॉज़िटिव नोट आप निकाल लें। और जब आप उस नोट को निकालते हो, तो आप उस वक़्त जो वरी में से गुज़र रहे होते हो, वो वरी आपकी माइनस हो जाती है, जब आप देखते हो कि नहीं, मेरे पास अल्लाह ताला की और नेमतें भी बहुत सी हैं, एंड इट हैज़ मेड माय डे, दैट स्पेसिफिक नोट जो मैंने उस वक़्त ड्रॉप किया था जार के अंदर। फिर एक ट्रीटमेंट ऑफ एंग्ज़ायटी एक वरी ट्री है। ये हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का, इससे मुझे हमेशा जब भी मैं देखती हूँ तो वो एक बात याद आ जाती है। तो वो एक बंदा उनके पास आया, तो वो कहता है कि ये है प्रॉब्लम, मेरी ये है प्रॉब्लम। उन्होंने कहा तुम कुछ कर सकते हो? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर तू चाय पी, ठीक है? बैठ और सुकून से चाय पी। तो ये वही बात है कि अगर आप एक प्रॉब्लम में से गुज़र रहे हो, तो इज़ देयर एनीथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट? येस, ओके, डू इट। नहीं कर सकते, ओके, लेट इट गो, और जब वो वक़्त आएगा तो फिर उसको उस वक़्त प्लान कर लो। अगर कर सकते हो तो अभी करो, द सूनर द बेटर। जितना जल्दी आप किसी चीज को हल करोगे, उतनी एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। अल्बर्ट एलिस की अगर हम बात करें, तो उसने हमें चार, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 90% जो हमारी मिजरी है, वो हमारे इरेशनल बिलीफ, यानी 10% जो एक्चुअल इवेंट होता है, आपके सामने होता है, जो आपको तकलीफ दे रहा होता है, लेकिन 90% आपकी जो उसके साथ एसोसिएटेड थॉट्स होती हैं, इरेशनल इलॉजिकल थॉट्स, वो उस चीज को हेल बना देती हैं, उस इवेंट को इतना बड़ा बना देती हैं कि आप तकलीफ में से गुजर रहे हो। तो चार किस्म के उसने रैशनल बिलीव्स जो थॉट्स हैं वो बताई हैं, जो कि हम नेक्स्ट, अगर स्लाइड पे आप चलो, एक एक करके डिफाइन करते हैं। सेल्फ डेप्रिकेटिंग थॉट्स है, इसमें हम अपनी नेगेटिव सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हैं। हमने ये देख रहे होते हैं कि हम इस चीज को नहीं कर सकते, हालांकि हम उस चीज को कर पा रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमें एज अ लूजर ही देख रहा होता है। सेकंड है, इसको मैंने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, कि हर चीज हमें नेगेटिव सिचुएशन नजर आती है, हम उस नेगेटिव सिचुएशन को ही हम एग्जेजरेट करते हैं, तो पॉजिटिव चीजों को हम मिनिमाइज कर देते हैं। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक लड़का लड़की है, दे आर इन अ रिलेशनशिप, और उसमें से किसी एक को लगेगा कि अगर ये मुझे ना मिला तो क्या होगा, मैं इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और मैं कोलैप्स हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो ये जो टॉलरेंस लेवल है ना, हमें हमेशा लगता होता है कि हम इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, कोई चीज हमसे छिन गई है, कोई चीज हमारी जिंदगी में से निकल गई, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे खत्म किया जाए। फोर्थ है इरेशनल डिमांड्स ऑफ सेल्फ एंड अदर। मैं अच्छी हूं तो दूसरों को भी अच्छा होना चाहिए, लोग मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं? मैं अगर अच्छे तरीके से गाड़ी चला रही हूँ, तो रोड के ऊपर सबको फॉलो करने चाहिए वैसे ही रूल्स। अब ये विशफुल थिंकिंग है और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा अपने पैटर्न से सोचता है, अपने तरीके से सोचता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अब इन्हीं थॉट्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? पॉजिटिव सेल्फ सजेशन दें खुद को, कि अल्लाह ताला ने हर चीज अशरफुल मखलूकात बनाई है, और उसने अपने जब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो उसने हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा। अब मैं लूजर नहीं हूँ, इस चीज में मैं एक्सेल नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मैं किसी और चीज में एक्सेल करूंगा, ये शायद इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं किसी और चीज के लिए बना, और मुझे वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सेकंड है कि जब आप हर चीज को देखते हो कि क्यामत आ गई, ये चीज मुझे नहीं मिली और क्यामत आ गई और सब कुछ यहीं पे खत्म हो गया, तो उसके लिए हम ये सजेशन देते हैं कि लाइफ गोज ऑन।
जिंदगी यहाँ खत्म नहीं होती। आपकी जिंदगी में आज से भी पहले ऐसे इवेंट्स आए होंगे कि जब आपको लगा होगा कि जिंदगी खत्म हो गई, किसी की डेथ हो गई है, किसी का कुछ भी, आपको उस वक्त भी लगा होगा कि आप बस यहाँ से अगला मेरा सांस नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जिंदगी चली थी और अब भी जिंदगी चलेगी, जिंदगी रुकती नहीं है। थर्ड है कि वो जिस तरह एक लड़का लड़की की एग्जांपल मैंने दी कि दे थिंक लाइक अगर वो एक दूसरे को छोड़ दें तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वो इस ट्रॉमा में से गुजर गए कि उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया, आगे सूरत हाल अब ये है कि अब वो एक ट्रॉमा में से गुजरने के बाद एक सर्वाइवल वाली स्टेज पे आ रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे कि तुम इस चीज का शुक्र अदा करो कि, और अपने आप को ये सेल्फ पॉजिटिव सजेशन दो कि अगर मैंने ये दुख बर्दाश्त कर लिए जो मुझे लगता था कि मैं टॉलरेट नहीं कर पाऊंगी, तो अब मुझे ये लग रहा है कि मैं दुनिया के हर दुख में से गुजर सकती हूँ। मैंने अगर ये अबूर कर लिया दरिया, वो कहते हैं एक इश्क का दरिया और भी था, मुझे ये लगा वो कुछ ऐसा ही है शेर, तो मैं शायद गलत उसको मैं पढ़ रही। तो अगर अगर मैंने ये कर लिया तो मैं अगला भी कर लूंगा। जिंदगी में अब कोई भी चीज मेरे लिए मुश्किल नहीं है कि मैंने इतने बड़े ट्रॉमा को देख लिया। इरेशनल थॉट्स कि जैसे मैं अच्छी हूं तो दुनिया अच्छी होनी चाहिए, नो, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, यू कैन चेंज योर सेल्फ। अगर आप अच्छे हो और दुनिया अच्छी नहीं है तो आप अपने अच्छे पे कायम रहो, और दुनिया को आप ठीक नहीं कर सकते तो लेट इट गो। अच्छा, फिर कुछ मिनिमल सी टिप्स हैं टू मैनेज एंजाइटी, लाइक दुआ करनी चाहिए, ब्रेक लें, इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, और एंड इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्लीज टेक अ ब्रेक, गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। ठीक है, अपनी डेली रूटीन में से उसको चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, दूसरी एक्सरसाइजेस करें, वॉक के लिए जाएं। जितना ज्यादा आप निकलोगे किसी अच्छी जगह पे, किसी पार्क में, किसी जगह पे एक्सरसाइज करोगे, उतना ज्यादा आप रिलैक्स फील करोगे। स्मोकिंग, एल्कोहल, कैफीन, टी, ये अपनी जिंदगी में से ये रिड्यूस कर दें या कट डाउन कर दें। टी और कैफीन का तो मैं यही कहूंगी कि उसको कट डाउन कर दें। स्मोकिंग के मामले में अक्सर लोग कहते होते हैं कि एक कश अंदर और सारे दुख बाहर। तो ये जो हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग या इलॉजिकल थिंकिंग इसके साथ एसोसिएटेड है कि सिगरेट पीने से जो ही धुआं अंदर गया और निकला तो आपके सारे गम बाहर आ जाएंगे, इसको हम थेरेपी में एड्रेस करते हैं। मसाज थेरेपी हमारे जो पुराने पाको हिंद के टाइम पे या हमारी मुस्लिम रवायात में मसाज थेरेपी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। कोई भी जब बंदा बीमार होता था तो सबसे पहले उसे मसाज थेरेपी दी जाती थी, एक अच्छा मसाज। लेकिन अब हम इस थेरेपी से दूर हो गए। तो जब भी आप एंजाइटी फील करने लगे जहाँ पे और ऊपर दूसरी चीजें करनी है, मसाज थेरेपी की तरफ लाजमी जाए, आप बहुत बेटर फील करेंगे। स्लीप वेल, अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि एंजाइटी में अगर सबसे पहले कोई चीज तबाह होती है तो वो है आपकी नींद। अब आपने नींद को केटर कैसे करना है कि आप सो जाएं। स्क्रीन टाइम रात को 10 बजे के बाद आपने लैपटॉप मोबाइल कोशिश करें यूज ना करें। ये बातें आपने 100 दफा और लोगों से भी सुनी होंगी, लेकिन ये बताना इसलिए भी यहाँ पे जरूरी है कि जब आप स्क्रीन से दूर रहते हैं तो आपको नींद अच्छी आती है और जल्दी आती है। और कभी भी ये कोशिश ना करें कि मैं आज इतने बजे सो जाऊंगा। जब आप अपने दिमाग को ये बात कहते हैं तो आप इतनी आसानी से सो नहीं पाते। बस आप रिलैक्स होकर लेट जाए, नींद खुद ब खुद ही आ जाएगी। टॉक टू समवन, अपने इर्द गिर्द, अपनी फैमिली, अपनी मदर, अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई या किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से बात करें अपने इश्यूज के बारे में। और याद रखें, एंजाइटी तब तक रिलीज नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, जब तक कि आप अपने इश्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे किसी से। एंड टेक मेडिकल हेल्प। स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट फॉर एंजाइटी वो ये है कि कनेक्ट विद योर क्रिएटर, अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशनशिप बेहतरीन बनाएं, प्रेयर करें। ऐसी दुआएं हैं, लाइक किसी को अगर ये एंजाइटी होती है कि मैं प्रेजेंटेशन में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा, तो उससे पहले उसको रब्बे शरली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये पूरी की पूरी जो एक आयत है ये पढ़नी चाहिए, या कवियों या कादरों का विरद करना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैहि, ये सारी की सारी तस्बीहात पढ़नी चाहिए, जिसको सोशल एंजाइटी का हो कि मैं एक सर्टन सिचुएशन के अंदर अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अपनी जिंदगी में आने का मकसद और पर्पस जब आप ढूंढेंगे ना, जब आप कहेंगे कि मैं ये छोटी छोटी चीजों पे कोड़ रहा हूँ, तंग हो रहा हूँ, मुझे तबाह कर रही हैं, और जब आपको पता लगेगा कि नहीं, मेरा पर्पस तो कुछ और था, अल्लाह ताला ने तो खालिक हकीकत ने मुझे किसी और मकसद के लिए बनाया था, मैं किसी और चीज में फंस गया, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बॉदर नहीं करेंगी। लोगों की हेल्प करें, जितना आप दूसरों को हेल्प आउट करते हैं उतना आपको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेडिटेशन करें, माफ कर दें अपने आप को और लोगों को भी। हम हर कोई हम में से एहतसाब के कटहरे में हर वक्त खड़ा हुआ है, एहतसाब से अपने आप को निकालें।
अपना एहतसाब करना छोड़ दें, मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था, मैंने ये किस लिए किया, मुझे मुझे अब सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम हर वक्त खुद को सजा दे रहे होते हैं, कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, मुजरम होते हैं हम अपनी नजरों में। खुद को माफ कर दें, जाने दें, लेट इट गो, लर्न टू लेट इट गो एंड लर्न टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। और फाइंड अ स्पिरिचुअल सपोर्ट ग्रुप, रिलीजियसली अपने आप को किसी ऐसे ग्रुप के साथ मुंसलिक कीजिए जहाँ पे बैठ के अल्लाह का जिक्र अस्कार हो और दुनिया में फिरकाबंदी की बातें ना हो। ऐसे लोगों के साथ जब आप अपने आप को अटैच करेंगे ना, तो यकीन करें उनका ऑरा ही पॉजिटिव इतना स्ट्रांग होता है कि आपको दुख दुख ही नहीं लगता, परेशानी परेशानी ही नहीं लगती। तो ये जो हमने ऑटोमेटिक थॉट्स की बात की, ऑब्सेशंस, वरी, एंजाइटी, ये सब आपको लगेगी ही नहीं कि है, कभी आपने एक्सपीरियंस भी की थी। एंड फार्माकोलॉजिकल में जो मेडिसिन यूज होती हैं, गैबा है, सेरोटोनिन, ये वो है जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो टारगेट किए जाते हैं फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। तो जो मेडिसिन खाई जाती हैं वो बेसिकली इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को ट्रीट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी एंजाइटी हो रही होती है। रिसर्च एविडेंस है ये, आप बेशक बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं लास्ट स्लाइड की तरफ आती हूँ कि द माइंड इन इट्स ओन प्लेस, लास्ट स्लाइड की तरफ आ जाए सोफिया। The mind in its own place and in itself can make a heaven of hell or a hell of heaven. आपका दिमाग और आपका सोचों का प्रोसेस ही आपके दिमाग को जन्नत भी बना देगा और जहन्नम भी बना देगा। तो सोचें, ये जो जितना इतना एक्सटेंसिव लेक्चर आज का हो गया, ये इसी बारे में था कि सारा सिलसिला जनरेट होता है आपकी सोचों से। सोच आपकी आपको लेके जाएगी तबाही की तरफ भी, आपकी जिंदगी को जन्नत भी बना देगी, जिंदगी को जहन्नम भी बना देगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगर कोई लेक्चर में गलती कोताही हुई हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लाइव सेशंस में अक्सर होता है, इंसान सोच कुछ और होता है और उसके मुंह से अल्फाज भी कुछ और निकल जाते हैं। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आपको एंजाइटी का कॉन्सेप्ट भी पता चले और इसकी मैनेजमेंट की टेक्निक्स का भी अंदाजा हो जाए। थैंक यू एंड ओवर टू यू सोबिया। थैंक यू सो मच मैम एरम, आपने इतने डिटेल से एक्सप्लेन किया और इतना एलेबोरेटेड और इंटरेस्टिंग लेक्चर था आपका। थैंक यू सो मच। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है तो हम उसको आंसर उनको करेंगे। हाँ। एज सच हमारे पास क्वेश्चंस नहीं है, ऑल आर सेइंग कि दिस इज़ अ वंडरफुल सेशन। ठीक है। ऑडियंस भी दे आर हैप्पी विद इट। अलीजे ने जज़ाकल्लाह करेक्शन मिस। की, मैं वो अलीजे शेर में भूल गई थी। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है पार, बिल्कुल। और एक और भी था, देखे ना आप कैसा, मैं पोएट्री के मामले में वैसे ही मेरी इतनी कोई मेमोरी अच्छी नहीं है। एक और भी था जो जिसका मैंने रेफरेंस दिया था, एक आग का दरिया था मैंने पार, आई डोंट नो, आई शुड नॉट टॉक अबाउट इट। तो चले मैम इंशाल्लाह फिर कभी। शेर व शायरी के मामले में बिल्कुल जीरो हूँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना टाइम निकाला और इतने अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात की। एंजाइटी जजाकल्ला। के बारे में आज हमें पता लगा कि किस तरीके से इरेशनल बिलीव्स जो हैं, इरेशनल बिलीव्स बेसिकली आपके ट्रिगर करते हैं और हाउ इट कॉजेज एंजाइटी, और फिर उस एंजाइटी को हमने मैनेज कैसे करना है। बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स आपने बताई हैं। आई होप थैंक यू। हमारी ऑडियंस को भी इससे फ़ायदा होगा और वो लोग भी इससे यकीनन कुछ ना कुछ लर्न करके गए होंगे आज। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह थैंक यू सो हाफ़िज़। मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इतना अच्छा टॉपिक और इतना डिटेल में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कवर कर पाई, हालांकि टाइम काफी लग गया क्योंकि बड़ा एक्सटेंसिव था, लेकिन हो मैम गया। इंटरेस्टिंग था। इट वाज़ थैंक यू, इंटरेस्टिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू मेड माई डे। जज़ाकल्लाह। अब मुझे लग रहा है कि नहीं, आई डिड वेल। वो होता है ना जब आप परफॉर्मेंस एंजाइटी में गुजरे होते हो, आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप क्या बोल रहे हो। एग्जैक्टली मैम। जज़ाकल्लाह खैर मैम, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।